चैप्टर पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना। ये चैप्टर पढ़ रहे थे। तो यार इस चैप्टर का जो याद करने वाला पार्ट था वो हमने पढ़ लिया था ना, पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़ लिया था, पूरी पीरियोडिक टेबल का डिटेल हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। अब आगे के बाद स्टार्ट करेंगे। हम कहाँ पे आ गए थे? हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे थे और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली हेडिंग आपने डाली थी स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे पहली हेडिंग आपने डाली थी स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की तुम्हें मैं डेफिनेशन तो बता ही दिया था। स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन हमने बता दिया था आपको। हमने क्या बताया था? मान लो हमने कहा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये बहुत सारी सेल्स हैं बाहर। तो हमने कहा था जब न्यूक्लियस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, जब न्यूक्लियस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है तो ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो रुकावट पैदा करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर बीच वाले इलेक्ट्रॉन रुकावट ज्यादा पैदा करेंगे, अगर बीच वाले इलेक्ट्रॉन रुकावट ज्यादा पैदा करेंगे तो न्यूक्लियस का बाहरी सेल पे अट्रैक्शन कम होगा, और अगर रुकावट कम पैदा करेंगे तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मैंने ऐसा भी लिखा रहा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन, है ना। मैंने ऐसा भी लिखा था न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट सेल, ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होगा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होगा तो न्यूक्लियस का बाहरी सेल पे आकर्षण अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, तो न्यूक्लियस का बाहरी सेल पे अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, है ना। ये बात खास होती है, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था। फिर हमने बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंबल बताया था मैंने, क्या होता है? सिग्मा। मतलब इसको सिग्मा से दिखाते हैं। और स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने का जो तरीका था वो मैं बताने जा रहा था। यहाँ पे मैंने छोड़ा था लास्ट क्लास। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। आपको हेडिंग, आपको मैंने डाला रखा था हेडिंग स्लेटर्स रूल ऑफ, है ना। हाँ, स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने का जो स्लेटर साहब का नियम था वो सुनो। अच्छा, अगर नहीं कैलकुलेट करोगे तो तुम कहोगे हमारा काम चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आता है। काम कहाँ आएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पढ़ना तो अभी पड़ेगा ना पीरियोडिक टेबल में, यहीं से तो आगे जाओगे। इसलिए आपको आना चाहिए। बुक में क्या दिया क्या नहीं दिया इससे मतलब नहीं है। आपको बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे भी मिलेंगे जो ज्यादा किताब में नहीं दिए होते, लेकिन मुझे काम तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता, है ना। तो स्लेटर्स रूल ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या, जरा सुनो। इसमें यार कुछ स्टेप्स होते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप होते हैं बताता हूँ। पहला स्टेप जानते हो क्या होता है? आपको जो भी हम एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालेंगे, हम जिस एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालेंगे उसका पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा सेल वाइज, कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो हमने आपसे बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, चलो ले लेते हैं मैग्नीशियम। बहुत आसान एग्जांपल लिया मैंने, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। अब उसने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो आपने बनाया 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ये फर्स्ट सेल है, जहाँ 1 लिखा वो फर्स्ट सेल है, जहाँ 2 लिखा वो सेकंड सेल है, जहाँ 3rd लिखा वो तीसरा सेल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन गया? 282। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बेटा? सेल वाइज, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेल वाइज, क्योंकि ये सेल है ना, KLM ऐसे बना लिया। फिर आपको क्या करना होता है? लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन घटा देना होता है। लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन घटा देना होता है, तो आप ऐसा कर दिए 281। अभी स्टेप लिखा देंगे। पहला स्टेप क्या होगा? मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज, सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे। दूसरा काम क्या होगा यार? दूसरा काम क्या होगा? लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन घटा दोगे। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि इसी इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने जा रहे हैं। मान ली तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, तुम बोलोगे नहीं हम ही गवाह हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तुम्हारे ऊपर कोई केस चल रहा है तो तुमको तो हटा के बात की जाएगी, तुम्हारे ऊपर तो आरोप ही लगाए।
तो हम किस इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया है। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो नियम क्या है। नियम बेटा ये है, मैं एक छोटा सा चार्ट टाइप बनाऊंगा बाद में, भी अभी बना देते हैं। इसमें नियम क्या है, हमने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट सेल मल्टीप्लाइड बाई 0.35। जो भी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो उससे किससे मल्टीप्लाई करोगे? जैसे वहां लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 0.35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट, अच्छा लास्ट सेल को एन सेल भी तो कह सकते हो, एन का मतलब लास्ट। फिर हम लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस एंड पी सबसेल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस एंड पी सबसेल ऑफ n-1 सेल। n-1 सेल का मतलब बताओ यार। n-1 का मतलब उससे पहली वाली जो सेल है उसके कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे हम? s और p वाले, जितने भी s और p होंगे सब ले लोगे, मल्टीप्लाइड बाई 0.85। और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बचे हुए हैं, इनके अलावा जो बच जाए, मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, बाद में इन सबको जोड़ लिएगा, जो टोटल वैल्यू आएगी उसी को यार क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जैसे मान लिया आपसे बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालो, तो मैग्नीशियम के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो 1 × 0.35 कितना हो गया? 0.35 हो गया। उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन कितने लेने? n-1 के। n-1 कौन है इसमें? ये वाला सेल। इसमें s और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? ज्यादातर 8 ही होंगे, 99% केस में 8 ही होंगे। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन s और p वाले हैं ले लो, इंटू 0.85, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6.80 आ जाएगा। और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बाकी जितने इलेक्ट्रॉन, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन, शेष इलेक्ट्रॉन, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, तो ये आ जाएगा 2। जोड़ लिए बेटा, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया। इसका मतलब 9.15 क्या आ गया? इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया। ये किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है? हाँ, इसका मतलब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका है? मैग्नीशियम का है। मान लो उसने कहा आप क्लोरीन का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोरीन का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये सेल वाइज बन गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? कम कर दो। ये लास्ट सेल है n, ये कौन सी सेल है? n-1। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और 8 इलेक्ट्रॉन किसमें है? s और तो 8 भाई 0.85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप बताओ अपने आप, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से, और 8 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करोगे 0.85 से, और बाकी जो 2 बचे उनको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, उनको मल्टीप्लाई करोगे 1 से। खत्म बात, जोड़ लिएगा, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा। जो आएगा वही उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये कितना हो जाएगा? 6 × 5 कितना हो गया? 3, 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2.10। ये कितना हो गया? 6.80। और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, तो 2। ये कितना हो गया? 0, ये हो गया 9, ये हो गया 10.9। इसका मतलब क्लोरीन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना आ गया? 10 कितना आसान है। तुम कहोगे आप आसान एलिमेंट ले रहे हो, कोई डी ब्लॉक के लेके दिखाओ। कोई भी ले सकते हो, ऐसा थोड़ी है, कोई भी ले सकते हो। एक आध एग्जाम्पल नोट करना, सब थोड़ी नोट करना तुम्हें। मान लिया हमने कहा आयरन का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालो, तो बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं। आयरन का मतलब एटॉमिक नंबर 26 होता है। बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना तो आना ही चाहिए ना। 3s2, 3p6, यहाँ क्या हो गया बेटा? 4s2 और 3d6। यही तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकेंड सेल में बेटा कितने हैं? 8 हैं। थर्ड सेल में कितने हैं? ये देखो 6 और 6 और 2, 14। और लास्ट सेल में कितने हैं? 2। क्या बन गया? 2, 8, 14, 2 बन गया। एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, एक इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दिए, ये क्या हो गया? 2, 8, 14, 1। ये क्या हो गया? 2, 8, 14, 1 हो गया। अब मुझे बताओ
क्या करोगे? ये जो n सेल है और ये क्या है? n-1 सेल है। ये क्या है? n सेल है। ये क्या है? n-1 सेल है। n सेल के कितने इलेक्ट्रॉनों को मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 से? सबको। तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू 0.35 कितना आ गया? 0.35 आ गया। 14 में से कितने इलेक्ट्रॉन s और p में है? और तो 8 ही होंगे यार। इन 14 में से s और p में कितने हैं? 8 हैं। 6 और 2 8 है, तो 8 ले लो बस। 8 इंटू 0.85 ये हो गया 6.80, तो फिक्स हो गया ना। हमने कहा था s और p के इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई करना है? तो भैया ये बताओ, ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है n-1 सेल में, इसमें s और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। 8 ले लिया मैंने। अब कितने बचे गिन लो। ये 8 और ये 2 10 इलेक्ट्रॉन तो ही बचे। इसमें से कितने बचे थे? 6। इसका मतलब 16 इलेक्ट्रॉन बचे। 16। अरे यार 14 में से तो 8 ले चुके हो, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बचे। 8 ये 2 ये 16 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 16 इंटू 1 कर दिए, ये हो गया 16। बस खत्म काम। और क्या? ये हो गया 0। 8 3 11 हो गया, और 6 12 कितना हो गया? ये हो गया 23.10। कितना आ गया बेटा? 23.15। ये किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है? आयरन का। किसी का भी स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल सकते हो। हालांकि ज्यादा तुम्हें काम तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर क्लास में पढ़ाया जा रहा तो इसका मतलब यूज होगा। तो किताब में तो बहुत सारी चीजें नहीं दी होती, पढ़नी पड़ती है। ठीक है, ये हिंदुस्तान की विडंबना है, जो किताब में दिया वो आता नहीं है। आता तो तुमको क्यों कोचिंग करना पड़ता है? इंटरमीडिएट के निकाल लेते हैं पढ़ के, तो क्यों पढ़ना पड़ता है? अब आईटी एडवांस में जो आता है वो कुछ इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, कुछ किताब में दिया होता है, कुछ नहीं। अब एनसीईआरटी में रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ दिया है? कुछ नहीं। सारे सवाल आते हैं, वो अपनी ही किताब में उसने डाल रखे आगे सवाल। कुछ आता है? पढ़ाते कुछ नहीं, सवाल सारे दे देते हैं। तो ये इंडिया है, इसलिए आपको कोचिंग करनी पड़ रही है ना। तो ये अब क्या बताया जाए मुझे? भाई मजबूरी है। हो सकता है बोर्ड में तुम 95% मार्क्स लाए हो, इसका तुम्हारा बहुत अच्छा तैयार था, लेकिन तुम सिलेक्ट नहीं हुए हो। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन में आ रहा था वो तुमने 11th में ठीक से पढ़ा नहीं है। पता नहीं क्या क्या दे देते हैं ना, इसलिए आपको आना सब चाहिए। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने का नियम क्या हुआ बताओ जरा। पहला नियम क्या हुआ? पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेल वाइज बनाओगे। एक इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल से घटा दोगे, फिर क्या करोगे? ये नियम लिखा है। n सेल के इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे। s और p में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, n-1 सेल में जो s और p में इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और बाकी जितने बचे सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जो आएगा। अच्छा, इसका मतलब जो d इलेक्ट्रॉनों के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो 0.85 नहीं होता है, 1 होता है। s और p के लिए कितना है? और बाकी जो d में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए कितना है? 1 से मल्टीप्लाई किया ना। तो अभी रूल लिखा देता हूं मैं, ताकि हो सकता भूल जाओ तो कभी याद आ जाए। ये आयरन का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल दिया मैंने 23.15। इससे पहले मैग्नीशियम का निकाला था 9.15, क्लोरीन का निकाला था 10.90, क्लोरीन का निकाला था 10.90। ठीक है, एक काम करते हैं, एक तुमसे भी निकलवा लेते हैं। बहुत आसान निकलवाना है तुमसे। आपसे कहा गया कैलकुलेट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ सोडियम, एकदम बच्चों वाला सवाल। उसने कहा सोडियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है आपको। एटॉमिक नंबर जानते हो बचपन से, 11 है ना। उसने कहा सोडियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ सोडियम। 1 मिनट का टाइम देंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। .80 आया इनका, और किसी कुछ आया? 8.80 आया। अच्छा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 281। अभी यही तो होता है सेल वाइज। एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो 280, 0 भी लिखना पड़ेगा। तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बचे? तो 0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.35 से। हाँ, तो 0 ही आ जाएगा। या तो उससे पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8।
तो 8 को तो हमेशा 0.85 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 6.80 बचे कितने और 2, तो 2 into 1 2, सही जवाब 8.80, सही बताया। इसका मतलब अगर लास्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन बचे तो 0 को भी 0.35 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट आप सोडियम निकाल लिया। अब इतना बहुत है, इससे ज़्यादा बताने को टाइम वेस्ट करना है। मैं रूल लिखा देता हूँ, फिर आगे कुछ कहानी बढ़ाते हैं। हाँ अभी निकालते हैं, रुक जाओ, अभी पूरी बात कहाँ खत्म होगी। अभी हीलियम भी बताते हैं, हाइड्रोजन का ही बताते हैं, है ना, अभी बताते हैं। पहले रूल्स लिख लेते हैं। पहला रूल बेटा क्या हुआ, पहला पॉइंट हुआ मेक द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मेक द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेल वाइज, सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वालों 281 282 करके, है ना। दूसरा बेटा क्या होगा, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट सेल, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट सेल, अंतिम सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। और बाकी बेटा तीसरा पॉइंट यहां लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट सेल मल्टीप्लाइड बाई 0.35, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस एंड पी सब सेल मल्टीप्लाइड बाई 0.85 एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बचे हुए इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 1। जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वही सिग्मा होगा या स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। रूल इसलिए दिखाते हैं कि कई बार आदमी भूल जाता है बाद में कि क्या बताया गया था, इसलिए रूल लिखा रहेगा तो आराम से तुम्हें बाद में भूल भी जाओगे तब भी याद आ जाएगा, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा तो नहीं काम पड़ेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाके काफी काम पड़ेगा। हम बार बार बोलेंगे, कैलकुलेशन का तो काम पड़ेगा, कम पड़ेगा, लेकिन थ्योरी का काम बहुत पड़ेगा। हम अक्सर बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, पुअर है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार ये शब्द आएगा, ठीक है। ये तो स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने के फॉर्मूले बता दिए मैंने तुम्हें। अब आपकी हेडिंग रहे, हाँ ये लिखा है बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्क्रीनिंग इफेक्ट 0 होता है। तो अपने माँ बाप की अकेली संतान हो मान लिया, तो कोई रुकावट पैदा करने वाला है, प्रॉपर्टी में बंटवारा करने वाला कोई है, तो रुकावट कोई पैदा करेगा। इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, 0, रुकावट हो ही नहीं सकती। तो हाइड्रोजन के पास तो यार एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, अब वो भी निकाल लोगे। तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। लो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी क्या कर दोगे जो, तो भैया 0 into 0.35 0। तो जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा 0 होगा। कोई रुकावट, भाई रुकावट पैदा करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, 0। हाइड्रोजन का स्क्रीनिंग इफेक्ट 0 होता है, क्यों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन रुकावट को पैदा करने के लिए होता ही नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा बेटा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, अगर कोई आपके पास ऐसी स्पीसीज है, स्पीसीज का मतलब होता है एटम्स या आयंस, स्पीसीज का मतलब वो बायोलॉजी वाला मत समझ लेना, स्पीसीज का मतलब एटम और आयन को भी हम लोग स्पीसीज बोल देते हैं कई बार। अगर आपके पास कोई ऐसी स्पीसीज है जिसके पास केवल 1s सबसेल हो, स्पीसीज हैविंग ओनली 1s सबसेल, केवल 1s में इलेक्ट्रॉन पाए जाए और कुछ ना पाए जाए, तो बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। देन स्क्रीनिंग इफेक्ट पर इलेक्ट्रॉन इज 0.30। इसका मतलब अगर किसी, ये सब स्लेटर के रूल हैं, अपने मन से कुछ नहीं बताया जा रहा आपको। अगर कोई ऐसा आयन है, ऐसा कोई एटम है जिसमें केवल क्या पाया जाए, 1s, अब भाई कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2 चाहिए, और केवल 1s है, जैसे हीलियम बोल रहे थे ना, ले लो। तो उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट पॉइंट, उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.35 ना हो करके कितना होता है, 0.30 होता है। जैसे मान लिया आपसे हमने कह दिया ये लिखा हुआ है हीलियम, इन्होंने बोला था अभी, ये लिखा 1s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक कम कर दो, खाली इसमें 1s ही तो होता है, और जिस एटम या आयन में 1s होगा उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.35 से, 0.30 से। तो 0.30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या आएगा, 0.30 आएगा। बाकी में किससे मल्टीप्लाई करते थे, 0.35 से, लेकिन इसमें किससे करते हैं,
तो एक्सेप्शन है, याद होना चाहिए। हीलियम में स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.30 होता है, मतलब जिसमें 1s आएगा केवल, उसमें 0.35 ना हो करके, इसमें 1s आएगा उसमें 0.35 ना हो करके कितना आएगा। हाँ, मान लो आपसे मैंने ऐसे कहा, ये लिखा हुआ लिथियम आयन, उसने कहा इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालो यार। लिथियम आयन का 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना इसमें, 1s2 का मतलब 2, एक इलेक्ट्रॉन घटाओ, एक ही तो बचा, खाली क्या है इसमें। अब लिथियम आयन में केवल 1s2 ही तो होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो है, 3 थे, एक निकल गया है, तो इसका मतलब इसका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, 0.30, 1 into 0.30 है ना, 0.30 आ जाएगा इसका। अब जब हीलियम का 0.30 आया तो लिथियम प्लस का भी 0.30 आएगा, क्योंकि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन था। मतलब ये थोड़ा याद करने वाला पॉइंट है। ये स्लेटर्स आपके दिए हुए रूल है, अभी रूल कहाँ से आए इनमें नहीं आना मुझे, जो उन्होंने बताया वही आपको बता दिया गया, ठीक है। तो ये तो आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट का कैलकुलेशन सीख लिया। आपकी अगली हेडिंग रहेगी बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगली हेडिंग रहेगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम लोग शॉर्ट में बोला करेंगे ENC, शॉर्ट में क्या बोला करेंगे, ENC। और इसका बेटा सिंबल होता है Z, ऊपर ऐसे एस्टेरिक्स बनाते हैं, स्टार बना देते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल होता है Z, ऊपर एस्टेरिक्स या स्टार बना देते हैं। इसका सिंबल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बेटा फॉर्मूला होता है न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं मालूम है? अरे भैया एटॉमिक नंबर को बोलते हैं यार। न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से, और प्रोटॉन के नंबर को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो आप न्यूक्लियर चार्ज को चाहो तो एटॉमिक नंबर भी कह सकते हो। और इसको सिंबल क्या देते हैं? Z माइनस क्या लिख दिया जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको सिंबल क्या देते हैं? सिग्मा। इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फार्मूला क्या हो गया? Z माइनस सिग्मा। मतलब एटॉमिक नंबर से क्या घटा दीजिएगा? एटॉमिक नंबर से स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस कर दो तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना? इसका भी काम मुझे काफी पड़ेगा। इधर देखो, ये हीलियम है, तुमने हीलियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना निकाला है? 0.3। अब मान लिया हम बोल रहे हीलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 माइनस 0.30, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ गया? 1.70। यही लिथियम प्लस का भी आएगा। अभी तुमने निकाला था सोडियम, अभी आपने सोडियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाला था 8.80 निकाला था ना। अब मान लिया हम बोलते हैं सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताओ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 माइनस 8.80 कितना आ जाएगा? 2.20 आएगा। 2.20 आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कुछ नहीं करना होता आपको, एटॉमिक नंबर से आपको सिर्फ स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस कर देना होता है। तो हमने अभी क्लोरीन का निकाला था, कितना आया था? 10.15 आया था ना। क्लोरीन का वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना आया था? 10.15 आया था ना। अब मान लिया बोल रहे कि क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो यार, तो एटॉमिक नंबर 17 माइनस 10.15, बस कितना आ गया? 6.85। ये क्या है? क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब तुम कहोगे सर इसका फायदा क्या है? बिना फायदे के यहाँ कोई बात नहीं की जाती है। इतना टाइम नहीं है बेटा, है ना, कि तुमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा करके टाइम वेस्ट किया जाए। टाइम जानते हो ऐसे ही बहुत कम होता है, इसलिए आपको मतलब भर की बात बताई जाती है। लेकिन इतना तो बताना पड़ेगा कि पेपर कितना भी टफ आए तुम्हारा सवाल सही हो जाए, ये गारंटीड है। ऐसा कुछ नहीं आएगा जो मैंने क्लास में डिस्कस में किया हो। कोई जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आए, मतलब उसी टाइप का कोई सवाल आएगा। और हमने क्लोरीन का बताया तो क्या क्लोरीन का आएगा? हो सकता है सल्फर का पूछिए, फास्फोरस पूछिए, कॉन्सेप्ट तो वही रहना चाहिए ना। खैर, तुम कहोगे इसका फायदा क्या, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी फायदा आगे काम पड़ेगा। मान लो बेटा आपसे मैंने कहा ये पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है लिथियम, हाइड्रोजन नहीं ले रहे हैं, हाइड्रोजन का तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता ही नहीं ना। ये लिखा सोडियम, ये लिखा पोटेशियम, ये लिखा रुबिडियम, ये लिखा सीजियम, ये लिखा फ्रांसियम। लिथियम का अभी हम लोगों ने निकाला था, ये लिथियम है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होता है? 2-1। 2-1 का मतलब क्या हो गया? 2 0 लिखोगे तो 0 × 0.35,
कितना आ जाएगा 0, और 2 इंटू 0.85 कितना आ जाएगा 1.70, तो 1.70 इसका सिग्मा हुआ। अब मान लिया हम पूछे लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर 3 माइनस 1.70 कितना आएगा 1.30। सोडियम का तुम अभी निकाल चुके थे 2.20, तो सोडियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना आया था 8.80, 11 से घटाया था, ये लिखा तो है 2.20। आप घर जाके पोटेशियम का निकालिएगा 2.20 आएगा, घर जाके रुबिडियम का निकाल लेना 2.20 आएगा, सेम आएंगे सबके सेम आएंगे। एक बार निकाल जरूर लेना, पोटेशियम का निकाल लेना, यही आएगा 2.20। इसका मतलब क्या, अच्छा किन्हीं भी दो एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम नहीं हो सकता, किन्हीं भी दो एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट कभी सेम क्यों, अभी सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है यार। आइसोटोप की बात नहीं कर रहे हैं, आइसोटोप का तो सेम हो जाएगा, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोप का तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटोप की बात नहीं कर रहे हैं। दो डिफरेंट एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट कभी सेम क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अलग अलग है, लेकिन दो एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम। देखो ये ग्रुप में आ रहे हैं ऊपर से नीचे, तो पहले एलिमेंट का अलग आया, बाकी सभी एलिमेंट का क्या आया सेम आया। सवाल पूछ सकता आ चुका है, ग्रुप में नीचे आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहती है, पहला एलिमेंट अगर छोड़ दें तो बाकी सबका लगभग कांस्टेंट बना है। अच्छा जब वैल्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की सेम बनी है तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंपॉर्टेंस ग्रुप में ज्यादा है ही नहीं। अरे सबका बराबरी है तो इंपॉर्टेंस नहीं है ना, सबका बराबरी है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में ज्यादा आप निकालोगे नहीं, क्यों, सबका सेम ही आएगा तो बेकार ही है। सबका सेम आ गया ना, कांस्टेंट, एक का अलग आता है बाकी सबका क्या आता है सेम आ जाता है। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंपॉर्टेंस ग्रुप में ज्यादा नहीं होती है, काम पड़ने वाला है तुम्हें, ठीक है। ऐसे तुम उसमें कर सकते हो सेकेंड ग्रुप में, अगर आप सेकेंड ग्रुप में जाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा बेरिलियम, फिर यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका अलग आएगा बाकी सबका सेम आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात तुम्हें बता रहे हैं, काम पड़ने वाला है। लेकिन तुमने कहा सर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट का मतलब किसी पीरियड में जाओगे, मान लिया बेटा लिथियम है, ये मान लिया बेरिलियम है, ये मान लिया बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार लगातार बढ़ता जाएगा। ना विश्वास निकाल के देख लेना, अब तो तुमको फॉर्मूला बता ही दिया गया है ना। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंपॉर्टेंस ग्रुप में ज्यादा होती है कि पीरियड में। तो अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेंगे तो इसका मतलब ग्रुप में नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे, हाँ, क्योंकि ग्रुप में तो वैल्यू ऑलमोस्ट, तो कहाँ इंपॉर्टेंस इसकी है, ये बात याद रखना। इसका मतलब पीरियड, अभी निकालो घर जाके, इतना टाइम यहाँ कहा तुम निकाल दे रहा हो, घर जाके निकालना दो चार का, अपने आप समझ में आए, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों पर टोटल ओवरऑल जितना फोर्स लगाता है उसे क्या बोलते हैं। लेकिन फार्मूला भी तो है Z माइनस सिग्मा, Z का एटॉमिक नंबर है, नोट कर लो। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इंपॉर्टेंस केवल पीरियड में होती है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक नोट करके सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, नोट करके यहाँ लिख रहा हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC इज सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट इन पीरियड्स। बाएं से दाएं जाओगे जब पीरियड में तो इसकी इंपॉर्टेंस है कुछ यार, क्यों, क्योंकि वैल्यू लगातार बढ़ रही है। ग्रुप में तो सेम ही हो गई तो बेकार ही हो गया। अब सोडियम पोटेशियम का जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है तो क्या बेकार की बात हो गई। दो एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट कभी सेम, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम, ऐसा सवाल आ सकता है एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सीख लिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सीख लिया। अब अगर हमें इस चैप्टर में आगे कभी काम पड़ेगा तो कुछ याद आएगा, बार बार काम पड़ेगा, ना काम पड़ता तो पढ़ाते ही क्यों, अभी दिखना अभी काम पड़ जाएगा आगे, इस पूरे चैप्टर में काम पड़ेगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा काम पड़ेगा। फिलहाल अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया, नहीं आता था तो आज आ गया तुम्हें, ठीक है। तो अब हम आते हैं बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर, ठीक है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं,
अब आप चाहो तो हिंट डाल सकते हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक का मतलब होता है जो एक डेफिनेट समय के बाद चेंज हो जाए। पीरियोडिक का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो एक निश्चित समय के बाद, एक डेफिनेट टाइम के बाद चेंज हो रही हो, रेगुलरली चेंज हो रही हो, उसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब है अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तो लगातार चेंज हो, या टॉप टू बॉटम आए, या टॉप टू बॉटम आए तो लगातार चेंज हो, उसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पीरियड में या ग्रुप में कंटिन्यूअसली चेंज होती है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे चेंज होती है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट आने में चेंज होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एक बार ये भी सवाल आया कि 4 आंसर देगा, कहेगा इनमें से कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। 4 आंसर देगा, यही पूछ सकता है, पूछा है भी बेकार सवाल। उसने कहा इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहले कौन सी प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो देख लें। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, चाहो तो लिख सकते हो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच चेंजेस पीरियोडिकली, मतलब एक निश्चित समय के बाद बदल जाए, पीरियोडिकली इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड्स का मतलब बाएं से दाएं जाना होता है, ग्रुप्स का मतलब टॉप टू बॉटम आना होता है। ठीक है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच चेंजेस पीरियोडिकली इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है? इन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग यार पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हम शॉर्ट में लिख देते हैं आईपी, पूरा नाम बाद में लिख देंगे। हम दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पूरा नाम बाद में लिखते हैं डेल्टा एच ई जी। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा हम लोग पढ़ेंगे बल्कि इससे पहले काम करते हैं, इसको 2 नंबर पे लेते हैं, इसको 3 नंबर पे लेते हैं, इसे 4 नंबर पे लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले नंबर पे ले लेते हैं, एटॉमिक साइज। इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। जिसको एलिमेंट का एटॉमिक साइज निकालना नहीं आता है, जिसको एलिमेंट को एटॉमिक साइज निकालना नहीं आता, वो इनमें से आगे कोई प्रॉपर्टी कायदे से नहीं समझ पाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो एटॉमिक साइज ही लिख देते हैं हम, पहले यही पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनसीईआरटी में तो ये 4 ही दे रखी है, लेकिन 4 से काम नहीं चलेगा। नंबर 5 हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर, कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन कम रिड्यूसिंग है ना, ऐसे सब। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। फिर हम क्या लेंगे? डेंसिटी। मेन पॉइंट ले लेंगे और क्या, थोड़ा थोड़ा बाकी नागनी में पढ़ेंगे। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आते हैं। हाइड्रेशन पावर, ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है ना? हाइड्रेशन पावर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सब यार जो होते हैं किस में आते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आते हैं। हालांकि ये जो 4 हैं स्टार्टिंग वाली, थोड़ा टाइम लगता है इनमें, बाकी ये सब जो लिखा है मैंने बाद वाली, ये सब 5-5, 10-10 मिनट के टॉपिक होते हैं, बल्कि और कम। तो इसको इन 5 में पढ़ाने में तो आधा घंटा ही लगेगा, लेकिन इनको पढ़ाने में टाइम लगेगा। सबसे ज्यादा टाइम लगता है एटॉमिक साइज पढ़ाने में सबसे। अब अगर एटॉमिक साइज निकालना आ गया तो आप ये मान लिए कि आपको बहुत बढ़िया केमिस्ट्री आ जाएगी, क्योंकि सारी चीजें एटॉमिक साइज से ही निकलती हैं ज्यादातर। हो चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, सब किससे निकलता है? इसी एटॉमिक साइज से, रेडियस। तो हम पहले एटॉमिक साइज से स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। ये सब क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। अब मान लिया आपको 4 ऑप्शन दे दे, पूछ दे इनमें से कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनके अलावा कोई आंसर दिया होगा तो समझ जाओ वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। और क्या है? जैसे सवाल एक बार ऐसा है, मैं सवाल ही बता देता हूँ। एक बार कोई सवाल भी कोई पूछ रहा था, कोई बच्चा इस दिन, उसने कहा इनमें से कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा बेटा दे दिया उसने आईपी। तीसरा दे दिया उसने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो। नंबर 4 दे दिया उसने एटॉमिक साइज। आप अपने आप बता दो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी है क्या? वही आंसर हो गया।
एक बार पूछा उसने केमिकल बॉन्डिंग का नेचर, ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग का नेचर भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब जो लगातार घटे या बढ़े या चेंज हो एक निश्चित समय के बाद। तो n/p रेशियो मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, ये कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है? यही आंसर हो गया। तो ऐसे भी सवाल तुम पूछने भी आते हैं और किताब में दे भी देते हैं कुछ लोग, कंपटीशन में भी आ चुका, ऐसा नहीं है। तो ये आसान सवाल माना जाता है। खैर, तो यार ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, और उसमें से 4 तो मेन होती हैं। वैसे पहली सबसे अधिक क्या होती है इंपॉर्टेंट? एटॉमिक साइज। तो हम एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज से। साइज का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है यार? रेडियस, है ना? रेडियस। तो आपको पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा कि रेडियस या साइज कितने टाइप के होते हैं। रेडियस कितने टाइप की होती है ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? टाइप्स ऑफ रेडियस, ठीक है? तो यहां हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेडियाई। रेडियाई क्या है? प्लूरल वर्ड है। रेडियस क्या है? सिंगुलर वर्ड है। इतना तो समझते ही हो गए। तो कितने टाइप की रेडियाई या रेडियस होती हैं, पहले इनके बारे में बात करें। कितने टाइप की रेडियस होती हैं, पहले इनके बारे में बात करेंगे। जब ये आ जाएगा तब बताएंगे कि चेंज कैसे होती है ना, पीरियड में जाने पे, ग्रुप में आने पे कैसे एटॉमिक साइज चेंज होता है। तो टाइप्स ऑफ रेडियस में या रेडियाई में बेटा पहला टाइप हम क्या लेंगे? पहली हेडिंग रहेगी एटॉमिक रेडियस। क्या पहला बेटा रहेगा? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का सिंबल होता है AR, मतलब ऐसे हम लिखेंगे शॉर्टकट में, है ना? ऐसे एटॉमिक रेडियस, ये सिंबल होता है एटॉमिक रेडियस का, ठीक है? अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है इसमें? एक आम आदमी ये समझेगा, हाई स्कूल का बच्चा, क्लास 11 का बच्चा क्या समझेगा? क्या कुछ लोग बता भी देते होंगे, बच्चे वाला लेकिन सवाल है ये, लेकिन असली बात बहुत बड़ी है। ये न्यूक्लियस है, और ये मान लिया हमने कहा आउटर मोस्ट सेल है। ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट सेल है। तो न्यूक्लियस से लास्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी को क्या बोलना चाहिए? कायदे से, नियम के हिसाब से यही बोलना चाहिए। न्यूक्लियस से लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वहां तक की दूरी क्या बोलनी चाहिए? एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। आप इस एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्टली सही कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लास्ट सेल में क्या है? सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब मान लिया हमने कहा एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तुम्हें क्या मालूम कहाँ है? तो तुम कौन सी दूरी नाप लोगे? क्या तुम्हारे घर वालों को मालूम है तुम इस क्लासरूम में कहाँ बैठे हो? कोई ऑनलाइन सिस्टम ऐसा तो है नहीं, हालांकि हम चाहें तो दिखा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, सिस्टम मेरे पास है, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं। बड़े हो गए तो क्या दिखाना घर वालों को? आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो ठीक है। क्या घर वालों को मालूम तुम क्लासरूम में कहाँ बैठे हो सकता है फर्स्ट सीट बैठे, हो सकता है लास्ट। बस इतना मालूम है कि क्लास में हो। तुम्हारे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? संभावना क्लास के अंदर है। कहाँ बैठे हो क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अंतिम सेल में है, पता नहीं कहाँ होगा। तुम अपने घर में ही हो, पता नहीं कहाँ हो, बाउंड्री बैठे हो कि पिछले वाले कमरे में बैठे हो कि टॉयलेट में हो, क्या मालूम? हम ये जानते हैं कि तुम घर के अंदर हो फिलहाल। तो इसका मतलब आप, जब आपकी पोजीशन फिक्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन तो वो छोटी चीज, इसकी पोजीशन कहाँ फिक्स हो जाएगी? इसका मतलब एनसीईआरटी के सवाल है, होशियार है ना, फर्स्ट ईयर वाला बच्चा लिखता है एग्जाम में। क्या आपसे पूछेगा? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द रेडियस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम। मतलब आपने एक एटम बाहर निकाल लिया, आइसोलेटेड मतलब बाहर निकाल लिया, उसका न्यूक्लियस है सिंगल आइसोलेटेड एटम। मान लिया कि बाहर, हालांकि संभव नहीं कि एटम को बाहर निकाल लो, मान ले रहे एक सिंगल आइसोलेटेड एटम तुमने ले लिया। अब आप कहो कि सर इसकी रेडियस निकाल के दिखाओ, नहीं नाप पाओगे। क्यों? प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द रेडियस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम। व्हाई? बिकॉज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसे इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट फिक्स्ड इन लास्ट सेल। अंतिम सेल में पता नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, किस सेल में, सब सेल में, ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन थोड़ा बहुत चेंज भी करता रहता है, तो आप क्या एग्जैक्ट रेडियस नाप सकते हो क्या? ना। इसलिए एक सिंगल एटम की रेडियस नहीं नापा जा सकता, ये भी सवाल आ चुका है। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक जुगाड़ निकाल लिया। क्या जुगाड़ निकाल लिया? जुगाड़ ये निकाल लिया, आप दो एटम सेम टाइप के लो,
आप दो आइटम क्या करो, सेम टाइप के ले लिए, एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर आइटम। आप दो आइटम सेम टाइप के ले लो, सिमिलर आइटम ले लो। अब इनको एक दूसरे से मिलाते हुए रख देते हैं, टच करते हुए, साइड बाय साइड रख दिया। अब यार इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। क्या लेकिन दोनों आइटम कैसे हैं, सेम टाइप के। दो सेम टाइप के आइटम को आपने साइड बाय साइड रखा, मिला के रखा, और दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाल लिया, और उसका बाद में क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, ये कुछ चक्कर बचा, कुछ नहीं बचा। हमसे क्या मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं होंगे, हमसे मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब जब आपको एटॉमिक रेडियस निकालना होगा तो क्या करोगे, दो सेम टाइप के एटम लोगे, सिमिलर टाइप के एटम लोगे, और दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाल लोगे, और उसका क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। जो आएगा वो क्या बोला जाएगा, एटॉमिक रेडियस। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, हमसे क्या मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ था, कहीं भी रहा होगा, कोई मतलब नहीं उससे। ये एटॉमिक रेडियस है। तुम कहोगे सर दोनों एटम डिफरेंट होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, वो डिफिनीशन में नहीं आता है। अगर दोनों आइटम अलग हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो रेडियस निकालने का फार्मूला होता है, वो बाद में बताएंगे, जब आएगा तब बताएंगे वो। फिलहाल हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन का भी पहले यही लिख लेते हैं। कितना आसान है, इट इज एवरेज ऑफ, एवरेज समझ रहे हो, इट इज एवरेज ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर आइटम। बस इतना ही लिखना तुम्हें। दो सेम टाइप के आइटम का आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लो और उसका हाफ कर दो। एवरेज का मतलब हाफ कर दो। इट इज एवरेज ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर आइटम्स केप्ट साइड बाय साइड, मतलब पास पास रखे गए हों, साइड बाय साइड, दूरी पे ना रखे गए, मिला के रखे गए हों, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं यार, एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, इतना काफी है। हम दो डिफरेंट टाइप के आइटम लेंगे तो उसका एक फॉर्मूला बना देंगे, उससे निकल आएगा, वो सब बाद में न्यूमेरिकल में आएगा, वो सब बाद में आएगा, ठीक है। एक नोट लिख लीजिएगा, अभी इस नोट में क्वेश्चन आ सकता है या कोई भी पूछ सकता है तुमसे। क्या लिखाएंगे, समझ गए होगे। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम। सिंगल आइसोलेटेड एटम का रेडियस आप नहीं निकाल सकते, बिकॉज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, भाषा देखिएगा, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का जो पूरा ग्रुप होता है उसे क्लाउड कहते हैं। बिकॉज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट फिक्स्ड इन लास्ट सेल। अब आपसे अगर कहीं ये सवाल पूछ लिया, मैंने टेस्ट में तुमसे पूछ लिया कि यार सिंगल आइसोलेटेड एटम के रेडियस क्यों नहीं निकाल पाते हैं, तो आप यही आंसर ढूंढोगे, यही आंसर ढूंढोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन लास्ट सेल में फिक्स है। ज़्यादातर क्लास में समझने की कोशिश किया करो, छापने अपने सब्जेक्ट थोड़ी आता है ना, इसलिए आप दिमाग ज़्यादा लगाओ, लिखो कम, दिमाग ज़्यादा लगाया करो। फिलहाल मतलब भर की बातों से लिखनी भी चाहिए, क्योंकि नहीं तुम्हारे पास नोट्स नहीं रहेंगे बाद में, लेकिन सब कुछ नहीं लिखा जाता है। तो मैंने 4 एग्जाम्पल तुम्हें दिए, तो चारों नोट करोगे क्या, एक को नोट कर लो, टाइम नहीं बचेगा तुम्हारा। बाकी एग्जाम्पल घर में उसी टाइप के सारे होंगे, हम तो बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, तुम कहाँ तक नोट करते रहोगे। अब आगे केमिस्ट्री पर आएंगे तो हम 50 स्टेप में तुमको रिएक्शन लिख के दिखा देंगे, इससे स्टार्ट किया जेड तक चले गए, तुम कहोगे हमको लिखने का टाइम दो, इतना टाइम कहाँ है। कुछ चीजें मन में भी सोची जाती है ना, इसलिए खैर ये तो लिखने वाला पॉइंट में लिख लिया, एटॉमिक रेडियस है ये। दूसरी बेटा रेडियस हम लेंगे, उसका नाम है कोवैलेंट रेडियस। दूसरी बेटा रेडियस होती है कोवैलेंट रेडियस, और सिंबल दे देते हैं CR ऐसे, कोवैलेंट रेडियस। देखो मान लिया आपने दो सेम टाइप के आइटम लिए, फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, दो सेम टाइप के आइटम लिए, दो आपने सिमिलर आइटम लिए, और उन दोनों सेम टाइप के आइटम में आपने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया आपने। कुछ आइटम में डबल बॉन्ड भी बनता है, कुछ में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, लेकिन डबल और ट्रिपल नहीं बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है। मान लिया आपने कहा सर ये हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में हमने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को सिग्मा भी तो कह सकते हो,
सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं ना पहले बॉन्ड को, ठीक है। पता लगा ऑक्सीजन है तो ऐसे तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आ ही जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन में क्या बनता है, लेकिन जब हम डेफिनेशन लेंगे तो खाली क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। ऐसे नाइट्रोजन में तो ट्रिपल बॉन्ड बनता भाई, ऐसे नाइट्रोजन में तो ट्रिपल बॉन्ड बनता, लेकिन जब हम डेफिनेशन लेंगे तो केवल क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अगर आपने दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया है सिंगल, अच्छा जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप भी तो करते हैं ऐसे। जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम के ऑर्बिटल आपस में ऐसे ओवरलैप करते तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो यार ये न्यूक्लियस इसका, ये न्यूक्लियस इसका, बीच की दूरी निकाल लो, क्या बोलोगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कर देना बाद में, आधा, इसका हाफ कर देना, वही जो आएगी क्या हो जाएगी, कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या है, अगर दो सेम टाइप के एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाल लो, आधा कर दो, है ना। तो उसी को, लेकिन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक एक सेंटेंस पे समझ लो नंबर कट जाते हैं, इसलिए बहुत कायदे से मालूम होना चाहिए। अब तुमने बोले दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी कोवैलेंट रेडियस कहलाती है। जैसे मान लिया हाइड्रोजन है, वो है, NN है, ऐसे लिख दिया है मैंने, तो इसकी बेटा डेफिनेशन क्या हुई, फिर वही बकवास, इट इज एवरेज ऑफ, लैंग्वेज तो बार बार वही रहेगी ना, इट इज एवरेज ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस व्हेन अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, व्हेन अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड is formed between, single covalent bond is formed between two similar atoms। अच्छा अपना कॉमन सेंस लगाओ, ये कोवैलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस से छोटी होगी कि बड़ी होगी, छोटी होगी, क्योंकि ये भाई एटॉमिक रेडियस में तो एटम को मिला के रखा गया था, इसमें एटम एक दूसरे के ऊपर आगे ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो ये छोटी होती है। कोवैलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस से, उसी एटम की कोवैलेंट रेडियस उसी एटम की एटॉमिक रेडियस से छोटी होगी। हम उसी एटम की बात कर रहे हैं। मान लिया हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस है और हाइड्रोजन की कोवैलेंट रेडियस है, तो कौन छोटी होगी, कोवैलेंट रेडियस, क्योंकि ओवरलैप कर जाते हैं एटम्स, ठीक है ना। नंबर 3, तीसरा बेटा लिखा मैंने यहाँ पर मेटेलिक रेडियस, तीसरा मैंने यहाँ लिख दिया मेटेलिक रेडियस, शॉर्ट में लिख दिया करेंगे MR। अब मेटल्स के बारे में ज्यादा कहाँ पढ़ोगे, मेटल की लैटिस के बारे में कहाँ पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट में ना, चैप्टर क्या पढ़ाया जाएगा, सॉलिड स्टेट, उसमें आएगा सब डिटेल में आएगा। फिलहाल इतना तो मालूम ही होना चाहिए, मान लिया आपने कोई मेटल लिया तो आपको मालूम है कि मेटल के जो एटम्स होते हैं वो उसकी अपनी लैटिस के फॉर्म में होते हैं ना, सारे मेटल के एटम ऐसे अपने अंदर जो है लैटिस के फॉर्म में होता है। पूरा इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एटम्स की, ये जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है पूरा सॉलिड के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, लैटिस कहा जाता है, उससे पूरी नाम होता है क्रिस्टल लैटिस। तो इसका मतलब सॉलिड के अंदर ये जो एटम्स होते हैं एक दूसरे को टच करते रहते हैं, अभी टच करेंगे कि नहीं करेंगे, टच करते रहते हैं। एक एटम अपने आसपास के जितने एटम से टच करेगा या उसके आसपास पाए जाएंगे उसे उसकी क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलते हैं, एक एटम आसपास के जितने एटम से टच करता है उसे उसकी क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी होती है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर कई बार 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है, 12 भी होती है, 8 भी होती है। मतलब एक एटम ज्यादा से ज्यादा कितने एटम से टच कर सकता है, 12। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होती है। 12 का मतलब 12 एटम से टच कर रहा होगा। अच्छा अगर एक एटम ज्यादा एटम से टच कर रहा है तो पास पास है कि दूर दूर है, तुम बस से जा रहे हो, सफर कर रहे हो, भीड़ ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है कि कम है, ज्यादा लोग एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे पे लेटे जा रहे हैं, है ना। देखा धक्का मुक्की होता रहता है ना बस में, और पता है तुम अकेले अपनी कार से जा रहे हो, पिछली सीट पे बैठे हुए हो, ड्राइवर चला रहा है, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 0। तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर इस समय क्या है, 0। ये 2-4 लोग बैठे हुए हैं, बीच वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्योंकि ये भी टच कर रहा है, इसका हाथ बीच से टच कर रहा है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जब ज्यादा होगा तो एटम्स ज्यादा पास पास होंगे। मैक्सिमम पास पास कब होंगे,
जब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। ये बात लोग बताते नहीं है, किताब वाले भी सब लिखते नहीं है। हम क्या करेंगे, मेटेलिक रेडियस कब निकालना है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, पता लगा ये वाला आइटम अपने आसपास के कितने आइटम से टच करेगा। जैसे आपको हम आगे जब सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे सीसीपी अरेंजमेंट या एफसीसी अरेंजमेंट बताएंगे ना, एससीपी अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में, तो बताएंगे एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12, इसे बताएंगे। सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। अब भले तुम्हें अभी ना आता हो, बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो 12 का मतलब क्या हुआ कि एक आइटम अपने आसपास के कितने आइटम से टच कर रहा है, 12 आइटम से टच कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम दूरी पर है, इसका मतलब मिनिमम दूरी पर है। अब हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो थोड़ा दूर दूर होंगे, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ। मान लिया हमने ये आइटम ले लिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेंगे, इसका भी कितना लेंगे, अरे यहाँ तो 4 दिख रहा है, हम कितना लेंगे 12, है ना। तो इसके इन दोनों के बीच की क्या निकाल लो, दूरी, इसे क्या बोलेंगे, क्या कर दोगे बाद में, आधा, वही क्या हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी मेटल के लैटिस में, सुन लो क्या बोल रहा हूँ, किसी भी मेटल के लैटिस में अगर हम उसके 2 आइटम्स लें जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, तो उन दोनों के बीच की दूरी ले लें न्यूक्लियस की, क्या कर दें, उसी को क्या बोलेंगे। अब ये थोड़ी करोगे कि एक आइटम यहाँ लो एक आइटम यहाँ लो, आइटम तो हमेशा पास पास के लेंगे, 2 पास पास के आइटम ले लेना, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बाई चांस तुम कहो सर एग्जाम में कोऑर्डिनेशन नंबर लिख के नहीं आया तो छोड़ देना, ऐसे कर देना कि सॉलिड स्टेट में, किसी भी मेटेलिक सॉलिड में, मेटल के सॉलिड में जो उसका लैटिस होता है उसमें जो पास पास के 2 आइटम्स होते हैं, पास पास के 2 आइटम्स होते हैं, उनकी बीच की न्यूक्लियस की दूरी को क्या करते हैं, तो वो भी क्या है, मेटेलिक रेडियस। तो कुछ लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर कर दिया तो आपको वही ऑप्शन चुनना पड़ेगा, इसलिए आपको बताया जा रहा। हो सकता है तुम्हारी किताब में ना लिखा हो, कुछ किताब में लिखा भी होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होना चाहिए, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लिखा है तो आपको वही ऑप्शन। अब बाई चांस एक ऑप्शन मैंने दे दिया कि 2 आइटम्स के बीच की दूरी सॉलिड स्टेट में, सॉलिड में, और उनकी न्यूक्लियस के बीच की दूरी को आधा कर देंगे, ये मेटेलिक रेडियस है। और चौथे ऑप्शन में क्या लिखा उसने, किसी सॉलिड के मेटल लैटिस में या उसके क्रिस्टल लैटिस में 2 आइटम्स के बीच की न्यूक्लियस की दूरी ले लिया, आधा कर दिया, जबकि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। तो सही आंसर पहला वाला था कि चौथा था, तब दोनों नहीं सही हैं। आंसर तो एक ही करके आओगे क्या, मोर देन वन ऑप्शन वाला करके आओगे, एक ही ऑप्शन। अब क्या करोगे, 12 वाला, तुम पढ़ते नहीं हो उसको, ये पॉइंट है, लिख लोगे, क्या लिखोगे, फिर वही भाषा है ना, इट इज एवरेज ऑफ, बार बार तो वही यार लैंग्वेज आ रही है, इट इज एवरेज ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज एवरेज ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना, बिटवीन 2 सिमिलर, सिमिलर अपने आप ही होंगे, वो एक ही मेटल तो होगा, बिटवीन 2 सिमिलर मेटल आइटम्स, बिटवीन 2 सिमिलर मेटल आइटम्स इन इट्स क्रिस्टल लैटिस, है ना, इन इट्स क्रिस्टल लैटिस व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ना लिखा हो तो छोड़ देना, और क्या, ऐसे कर देना। इसका मतलब अगर हम अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे तो रेडियस भी अलग अलग आ जाएगी, ऐसा होता है। उसी मेटल की 4 कोऑर्डिनेशन नंबर लिया, रेडियस अलग आएगी, उसी मेटल की 6 लोगे रेडियस और कम आएगी, 12 लोगे तो और कम आएगी। जितने आइटम पास होते जाएंगे रेडियस उतना कम होता जाता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पे रेडियस डिपेंड करता है। फिलहाल हम मैक्सिमम वाली कंडीशन मैंने ले लिया, इससे ज्यादा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होती नहीं किसी की, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट सॉलिड स्टेट में पढ़ना, सब कुछ यही पढ़ लोगे क्या। तो ये मेटेलिक रेडियस हो गया, कोवलेंट रेडियस हो गया, मेटेलिक रेडियस हो गया। अगली बात करते हैं, अगली बात बेटा करते हैं वैन डर वाल रेडियस। इसका काम काफी पड़ेगा, वैन डर वाल रेडियस का काम काफी पड़ने वाला है। वैन डर वाल रेडियस VWR से दिखा देना। पहले भाई ये तो बताओ वैन डर वाल फोर्स क्या होते हैं। मान लिया किसी ने कहा वैन डर वाल फोर्स क्या है, तो क्या बताओगे तुम। मान लो किसी ने पूछ ही दिया, घर गए, पापा ने पूछा क्या पढ़, क्या तूने बताया वैन डर वाल फोर्स, पूछेंगे क्या होता है, क्या बताओगे, अपना काम करो, कुछ तो बताओगे यार। वैन डर वाल फोर्स क्या है। कई चीजें पेट में होती है लेकिन मुंह में नहीं आती हैं, इसका मतलब पेट में भी ठीक से है नहीं, लेकिन नहीं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, हाँ कुछ बच्चा बोल रहा हो,
दो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में। अच्छा सुनो, अच्छा मान लिया आपके पास कोई दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कोवैलेंट है ना, दो मॉलिक्यूल कैसे हैं, कोवैलेंट, आयनिक नहीं ले रहा हूं मैं। मान लिया दो मॉलिक्यूल आपके पास कोवैलेंट है, गैसेस भी कोवैलेंट ही होती हैं, O2 N2 F2 Cl2 सब क्या होती हैं, कोवैलेंट होते हैं। दो मॉलिक्यूल कोवैलेंट हैं, ये आपके पास इनर्ट गैस है, क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। तो इनके बीच में एक हाइपोथेटिकल फोर्स काम करता है। जब फिजिक्स में भी तो ये बोलते हो, इस दुनिया के कोई भी दो पार्टिकल जिनका मास m1 और m2 है, बीच की दूरी r है, तो उनके बीच भी तो कुछ फोर्स काम करता है। पढ़े हो ना, m1 m2 अपान फलाना धमाका r² पढ़े होगे, तो ये हाइपोथेटिकल फोर्स ही तो हुआ। तो इसका मतलब वंडरवाल फोर्स भी यही है। अगर आपने दो कोवैलेंट मॉलिक्यूल लिए या दो इनर्ट गैस के आइटम ले लिए, ठीक है, और उनके बीच में मिनिमम दूरी है, एक नहीं, एक तुम कोटा में लो, एक लखनऊ में लो, एक दिल्ली में लो, एक बाराबंकी में ले लो, ये नहीं चल सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर दो एटम कोवैलेंट मॉलिक्यूल या दो इनर्ट गैस के एटम एक दूसरे से मिनिमम दूरी पर आ जाए तो उनके बीच कुछ फोर्स काम करेगा। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स। अब तुम बोलो सर एक पार्टिकल हम यहाँ लखनऊ में लेंगे, दूसरा पार्टिकल गोरखपुर में लेंगे और वंडरवाल फोर्स निकालेंगे, होगा वैसे, लेकिन उतना के बराबर ही होगा। हम क्या करेंगे, एक दूसरे से मिनिमम दूरी पे लेंगे। अगर दो कोवैलेंट मॉलिक्यूल या दो इनर्ट गैसेस के एटम एक दूसरे से मिनिमम दूरी पर है, एक मिनिमम दूरी से बात नहीं आ पाएंगे पास में। मॉलिक्यूल के या एटम्स के पास आने की भी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा पास, क्योंकि उससे ज्यादा पास आएंगे तो दोनों एटम के न्यूक्लियस आपस में रिपल्सन करना स्टार्ट कर देते, तो एक दूसरे से जितना पास आ सकते थे आ गए। मान लिया हमने कहा हीलियम एटम है, हीलियम, दूसरा हीलियम एटम है, सेम टाइप लेना ना मुझे, एक दूसरे से पास आके रुक गए। एक दूसरे से कहां पर है ये, अरे यार मिनिमम दूरी पर हैं। तुम ये सब पॉइंट कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे, रट्टा मान लेते थे। अब यही सवाल अच्छे बना देगा। दो हमने इनर्ट गैस के एटम, हीलियम एटम के एटम क्या कर लिए, एक दूसरे से मिनिमम दूरी पे लाके हमने रख लिया। अब इनके बीच में जो वंडरवाल फोर्स काम कर रहा है वो क्या है, VWF मैक्सिमम है। अरे वंडरवाल फोर्स मैक्सिमम काम कर रहा हो जब मिनिमम दूरी पे है तो। अब इन दोनों के बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस ले लो, वही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कर दो, आधा, वो क्या कहलाएगी, ये वंडरवाल रेडियस होती है। इसका मतलब अगर दो इनर्ट गैस के आइटम है या दो कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, हम मॉलिक्यूल नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको आइटम के बारे में बात करना था। जैसे मैंने लिखा है इस एटमॉस्फेयर में CO2 है कि नहीं है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है कि नहीं हवा में, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है कि नहीं है, तुम दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पास पास ले लो। पास पास का मतलब मैक्सिमम फोर्स काम कर रहा हो, दोनों के बीच की न्यूक्लियस दूरी निकाल के क्या कर दो, आधा, वही क्या हो जाएगा उसका। और अब तुम कहोगे एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ लेंगे, दूसरा आलमबाग में लेंगे, तो ये नहीं चलेगा, एक मिनिमम दूरी पे होना चाहिए। तो अगर आपने दो सेम टाइप के एटम, इनर्ट गैस के एटम या कोवैलेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिनिमम दूरी पर रखा, मतलब फोर्स क्या लग रहा हो, मैक्सिमम लग रहा हो, तो दोनों की न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा कर दो, वही वंडरवाल रेडियस होती है। तो वंडरवाल रेडियस की डेफिनेशन क्या आ गई भाई साहब, वंडरवाल रेडियस की डेफिनेशन क्या आ गई, लिख लो। फिर वही कहानी, इट इज द, बार बार वही भाषा आ रही है, इट इज द एवरेज ऑफ, इट इज द एवरेज ऑफ IND मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स और कोवैलेंट मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में करे मतलब आप लिख करके लिख दो, आर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स when they are at minimum distance, when they are at minimum distance का मतलब फोर्स क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, वंडरवाल रेडियस। अब तुम अपने आप बताओ, अच्छा ये एटॉमिक रेडियस थी, ये कोवैलेंट रेडियस थी, ये वंडरवाल रेडियस थी, कौन से रेडियस तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें एटम तो दूर दूर है ना, इसका मतलब वंडरवाल रेडियस सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद एटॉमिक रेडियस होगी, और सबसे छोटी क्या होगी, कोवैलेंट रेडियस होगी, क्योंकि कोवैलेंट रेडियस में तो एटम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, एटॉमिक रेडियस में मिला के रखे जाते हैं। इसमें थोड़ा, कई लोग बोलते हैं सर मेटेलिक रेडियस को भी बीच में डाल दिए, मैं नहीं डाल सकता,
क्योंकि मेटेलिक रेडियस की तो रेडियस कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिपेंड करती है ना, पता नहीं कहाँ आएगा कौन। तो मेटेलिक रेडियस को आप एटॉमिक रेडियस या वन डर वाल रेडियस से आमतौर पे कंपेयर नहीं कर सकते हो। कितनी टाइप की रेडियस हो गई? 4 टाइप की। वन डर वाल रेडियस बात समझ में आ गई। अच्छा, वन डर वाल रेडियस हम लोग केमिस्ट्री में किस में लेंगे आमतौर पे? इनर्ट गैसेस में ना। ये जो इनर्ट गैसेस होंगी, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इन सब में हम लोग वन डर वाल रेडियस लेंगे, क्योंकि इनमें आपस में वन डर वाल फोर्स ही काम करता है। इनमें आपस में वन डर वाल फोर्स ही काम करता है, ठीक है। अब हम 5वीं रेडियस ले रहे हैं, आयनिक रेडियस। ये तो बच्चों वाली बात है वैसे। आयनिक रेडियस, इसको भी आप किसी दूसरी रेडियस से कंपेयर नहीं कर सकते हो। आयनिक रेडियस को भी आप किसी दूसरी रेडियस से कंपेयर नहीं कर सकते हो। सुनो, आयनिक रेडियस क्या होती है। मान लिया बेटा आपने पॉजिटिव आयन लिया, तो ये पॉजिटिव आयन किसी एक r दूरी से नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। या आपने इसका उल्टा कर दिया, नेगेटिव आयन लिया तो पॉजिटिव आयन को जिस दूरी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी आयन से वो दूरी जहां से वो अपने अपोजिटली चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस। ये कहां से फोर्स लगा सकता है? कहां तक फोर्स लगा सकता है? जहां तक भी जा सकता हो। लेकिन हम पता लगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। पता लगा पॉजिटिव आयन यहाँ तक तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसके बाद फोर्स, तो इसका मतलब इसकी आयनिक रेडियस उस इलेक्ट्रॉन तक थोड़ी लोगे, कहाँ तक लोगे? मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो किसी आयन की इलेक्ट्रिक फील्ड, आयन की जिस दूरी तक होती है उसे क्या बोलते हैं? मतलब ये अच्छी भाषा हो गई। ये क्या हो गई? अच्छी भाषा हो गई कि कोई भी आयन अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक अप्लाई कर पाता है नेगेटिव आयन या पॉजिटिवली चार्ज आयन के लिए, उसे क्या बोलते हैं? लेकिन ऐसा हम लोग लिखे नहीं, हम लोग सिंपल भाषा में लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस अप टू विच, जहां तक मतलब अप टू विच एन आयन कैन अट्रैक्ट इट्स अपोजिटली चार्ज आयन, कैन आयन अट्रैक्ट अपोजिटली चार्ज आयन। इट्स क्या लिख रहे हो? अपोजिटली चार्ज आयन। उसे बेटा हम लोग आयनिक रेडियस कहते हैं, उसे हम लोग आयनिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये 5 टाइप की रेडियस हो गई। हालांकि हमें ज्यादा काम पड़ेगा एटॉमिक रेडियस का ही, 99% काम एटॉमिक रेडियस का पड़ता है वैसे, ठीक है। नंबर 6, कभी कभी कोवेलेंट कभी पड़ जाएगा। वन डर वाल तो इनर्ट गैस में आ जाएंगे ना, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इन सब का ज्यादा काम नहीं पड़ता है, पड़ेगा तो दिखाई पड़ेगा, आयन है। नंबर 6, उसका बेटा नाम है थर्मोकेमिकल रेडियस। अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा एक सेंटेंस बता देते हैं बस। थर्मोकेमिकल रेडियस ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। थर्मोकेमिकल रेडियस क्या होता है? मान लिया आपके पास कोई एक ऐसा आयन है जो पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कई सारे आइटम्स हों। जैसे मान लिया लिखा है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट में कितने आइटम है? तो पॉली एटॉमिक हुआ। तुमने कहा नाइट्रेट 4 आइटम है, पॉली एटॉमिक हुआ। तुमने कहा यहाँ पर N3- पॉली एटॉमिक हुआ। ऐसा कोई भी आयन जिसमें एक से ज्यादा आइटम, उसे क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। और पॉली एटॉमिक आयन की जो अपनी रेडियस होती है उसी को क्या बोलते हैं? अब ये निकालना नहीं तुम्हें, ज्यादा काम नहीं तुम्हें, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सब तुम्हें मतलब वाली बात नहीं। खाली एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, द रेडियस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, द रेडियस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, द रेडियस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल रेडियस। आगे लिख लीजिएगा, द रेडियस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल रेडियस। क्योंकि इसको निकालने के लिए थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए तो बेकार की बात है ज्यादा तुमको इस्तेमाल लिखना। लेकिन कई बार नाम सुनने को मिल जाएगी इसलिए बता दिया। ये समझ लो एक तरह से आउट ऑफ कोर्स ही है वैसे, तुम्हारे कभी कभी नाम मिल जाता है इसलिए बता दिया। हमारे लिए मेन क्या था? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। इनर्ट गैस आ जाएगी तो वन डर वाल रेडियस ले लेंगे, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे।
और पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो ग्रुप में आएंगे, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड्स में जाएंगे। आपको ये सीखना पड़ेगा कि रेडियस का चेंज, टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होती है। लेकिन केमिस्ट्री की एक अच्छी बात बोलो या खराब बात बोलो, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन थोड़ी होता है, मैथ्स में कोई एक्सेप्शन थोड़ी होता है, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री की खराबी क्या है, क्योंकि हजारों करोड़ों चीजें हैं तो कोई ना कोई चीज गड़बड़ निकली जाती, तो उसे क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शन। और जो एक्सेप्शन होते हैं ज्यादातर वही सवाल एग्जाम में आ भी जाते हैं। एक्सेप्शन का मतलब जो आमतौर पे ना होता हो, तो इसलिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, उन पे निगाह रखनी पड़ेगी, उनको कहीं नोट आउट करके लिखना पड़ता है। वही सवाल ज्यादातर वैसे आते हैं। एक्सेप्शन बीच में डाल देगा तुम्हें परेशान करता जबरदस्ती हो ना, हालांकि कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन एक आध बीच भी एक्सेप्शन मिल जाएंगे तो एक्सेप्शन को हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो आपकी हेडिंग क्या रहेगी अब, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। अब हम साइज बोलेंगे तब भी आप एटॉमिक साइज ही समझिएगा। इन ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अबे ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल नियम पहले बता दें क्या होता है। पहले मेरी स्टेटमेंट बोल देंगे कि नीचे आने पे नॉर्मली एटॉमिक साइज, नीचे आने पे नॉर्मली एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन ये पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए सत्य नहीं है, सच नहीं है। आपको पूरी बात यही पढ़नी पड़ेगी। तुम अधूरी बात पढ़ के ही जाते हो, कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के लिए कंप्लीट जानकारी तो होनी चाहिए यार। युद्ध क्षेत्र में जाओगे तो पूरी तैयारी करके जाओगे तभी जीत के आओगे, वरना कोई मार देगा। तुम्हारे साथ वही होता है, पूरी तैयारी करके नहीं जाते हो। तो आपको एक एक एलिमेंट के बारे में हम बात करेंगे जितना हो सकता है। बाकी जब इनाग्निक पढ़ाएंगे तो दोबारा बात कर लेंगे, रिवाइज हो जाएगा एक बार, है ना, क्योंकि ये सब चीजें दोबारा भी आ सकती हैं जब इनाग्निक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। होता क्या है, जैसे मान लिया आप सबने कहा फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम आयोडीन नहीं लेंगे, आयोडीन तो और छोटा होता ही है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नीचे आने पे एटॉमिक साइज लगातार बढ़ेगा। नॉर्मल नियम क्या है, जनरल नियम क्या है, नीचे आने पर एटॉमिक साइज लगातार बढ़ेगा। तुम्हारा घर 10 कमरे का है, हमारा 2 कमरे का है, किसका बड़ा हुआ, तुम्हारा बड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितने कमरे हैं, 2 कमरे, मतलब 2 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ये सेकंड पीरियड है ना, इसमें 2 सेल होंगे ना, इस एलिमेंट में 2 सेल होंगे, इसमें 3 सेल होंगे, समझ गए होगे, 2 8 1। इसमें 4 सेल होंगे, 2 8 8 1। तो जाहिर सी बात है यार, सेल का नंबर अगर बढ़ रहा है, अगर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो साइज अपने आप बढ़ेगा। बच्चों वाली बात हो गई यार, ये तो है ना। सेल का नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज लगातार, इसमें 2 सेल इस हाइड्रोजन से होता है, इसमें 3 सेल फिर 2 बनाएगा, रुबिडियम में 5 सेल हो जाएगा, ठीक है भाई, इसमें 6 सेल हो जाएंगे। इसमें एक इधर जाओगे तो पीरियड नंबर दिखता है ना, हाइड्रोजन ऊपर आएगा, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा। इसका मतलब जब आप नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज लगातार बढ़े, क्यों बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, इसलिए एटॉमिक साइज लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा केवल इस ब्लॉक और पी ब्लॉक में होता है। इस ब्लॉक में नीचे कहां आता है, ब्लॉक में ऊपर से केवल ब्लॉक में क्या नीचे वाला ब्रैकेट है, ब्लॉक में 2 सीरीज होती है, ठीक है। और टॉपिक पूरा 5 से जाएंगे एस और पी ब्लॉक समझते हो। बात में आप एस ब्लॉक में पहला दूसरा ग्रुप और पी ब्लॉक में नंबर 13 से 18 तक, और उसमें इनर गैसेस जो है उनकी रेडियस अंदर वाले रेडियस होगी, वो ये नहीं होगी। हमारे यहाँ लिखा रेडियम, यहाँ अपने आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, नीचे वाले पे लगातार सेल का नंबर एटॉमिक साइज नंबर, जिसमें सेल का नंबर ज्यादा वो बड़ा, जिसमें सेल का नंबर कम हो उसका इतना याद रखना। इससे तो बात बता पूरी पीरियड। अगर हम एस और पी ब्लॉक की बात करें, एस और पी ब्लॉक की बात करें पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक में पहला दूसरा ग्रुप आएगा, पी ब्लॉक में 13 14 15 16 और 17 और 18 ग्रुप आएगा। 18 में तो वंडर वाले रेडियस होगी, ये आते हैं ना। तो लगातार साइज क्या होगा, नीचे आने पे बढ़ता है। हमने डी ब्लॉक के बारे में बात की है, मतलब अलग से करेंगे। डी ब्लॉक ये क्या है, डी ब्लॉक के अलग बात करेंगे।
तो एस और पी ब्लॉक में जब तुम टॉप टू बॉटम आओगे तो लगातार एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो जिस सेल का नंबर लगातार बढ़ता होगा। अंडरस्टैंड लो। इन एस एंड पी ब्लॉक, इन एस एंड पी ब्लॉक एटॉमिक साइज increases from top to bottom. Atomic size increases from top to bottom. In S&P block, atomic size increases from top to bottom. क्यों? Because number of cells increases और sorry rather because number of cells increases. हिंदी बोलते हैं कोषों की संख्या, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है ना, इसलिए सेल का नंबर लगातार बढ़ रहा है, तो सही रखना पड़ेगा। लेकिन यार हमने चाहे तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एस और पी ब्लॉक में केवल एक ही एक्सेप्शन, बस एस और पी ब्लॉक में केवल एक एक्सेप्शन, ठीक है? एस और पी ब्लॉक में केवल एक एक्सेप्शन। नीचे में लगातार साइज, अब तुम्हें कहेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में तो लगातार साइज, तुम्हें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरिन, पोलोनियम में तो साइज लगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की साइज लगा, और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए लगा, अरे तीन ब्लॉक है पूरा, लेकिन यार इसका एक एक्सेप्शन लिख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। वो एक्सेप्शन अभी हम डी ब्लॉक के बारे में बात नहीं की यार। एक्सेप्शन आपको मिलता है 13 ग्रुप से। 13 ग्रुप के एलिमेंट के नाम जानते हो? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेरियम। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेरियम। नीचे आने पे एटॉमिक साइज लगातार क्या होना चाहिए था? लेकिन गैलियम का एटॉमिक साइज कुछ नाम लिखा लेते हैं कि गैलियम का एटॉमिक साइज एल्युमिनियम से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अच्छा, बात इसको होना चाहिए लगातार साइज बड़ा, गैलियम को बड़ा होना चाहिए, लेकिन गैलियम का एटॉमिक साइज एल्युमिनियम से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इसका नाम लेते हैं गैलियम का साइज एल्युमिनियम के साइज के लगभग आधे की वजह से चलेगा। अगर ये छोटा हो गया, अगर एल्युमिनियम के बराबर हो गया, तभी छोटा तो हो गया, होना क्या चाहिए ना? ये छोटा हो गया, पूछेगा ऐसा क्यों हो गया? पहले पॉइंट लीजिए, इसका मतलब एटॉमिक साइज की अगर बात करेंगे, इसमें 32 से बात करेंगे, तो सबसे छोटा भैया क्या होगा? बोरान, फिर क्या होगा? गैलियम, और फिर क्या होगा? एल्युमिनियम। लेकिन हमने इसको लिख के लगभग बराबर हो गया। अगर लगभग बराबर ना दिया हो तो गैलियम थोड़ा छोटा दिखा सकते हो ना। फिर उसके बाद इंडियम, फिर उसके बाद ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर आया, तो उसके नाम वाले ये लिखेंगे गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन एल्युमिनियम, स्लाइटली थोड़ा लगभग बराबर होता है। अब आपसे सवाल पूछेगा गैलियम का एटॉमिक साइज क्यों और छोटा हो गया? जितना होना चाहिए उससे थोड़ा छोटा हो गया, जरूर उसके बराबर हो गया। इसमें 2 सेल होती है, इसमें 3 सेल होती है, इसमें 4 सेल, इसमें 5 सेल, इसमें 6 सेल, नीचे वाले में 7 सेल। लगातार साइज तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ गड़बड़ी होगी, तो यही सवाल आ गया। तो क्या बात होती है? अगर जो डी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और भैया जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, वो बताया मैंने, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा कमजोर नहीं, ज्यादा नहीं, कमजोर होता है। डी और एफ इलेक्ट्रॉनों का या ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट वहां कमजोर होता है, और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होता है तो न्यूक्लियस का बाहरी सेल का आकर्षण एट्रैक्शन बढ़ जाता है। जो न्यूक्लियस का बाहरी सेल का आकर्षण बढ़ेगा तो साइज छोटा ही हो जाएगा। एल्युमिनियम ये तो लास्ट में आता है क्या? Es2Cu3 पानी में क्या होता है, तो पाइप इसका क्रिटिकल होता है ना, और इसका प्रोटीन हो जाएगा, तो 32 होता है, 32 जोड़ो इसका 81 हो जाएगा, वगैरह। अब 13 से डायरेक्ट क्या हो गया? 32। अब जैसे एटॉमिक नंबर 31 आएगा, इसमें बीच में 10 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाएंगे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन आओ तो बीच में 10 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाएंगे, तो ये होगा 2s2, ये होगा 4p1। 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? डी सबसेल में एकदम से। और डी सबसेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट में ज्यादा पार्टिसिपेट करते नहीं, फोर्स स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, फोर होता है,
और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होगा तो न्यूक्लियस का बाहरी सेल का आकर्षण बढ़ जाएगा, ये साइड और छोटा हो जाता है। ये रीजन होता है, मैं रीजन भी दिखा देता हूँ। चलो गैलियम इज, पहले पॉइंट लिखो, गैलियम इज smaller than aluminum और almost, दोनों बात होगी, almost similar size as that of aluminum। मुझे ऐसा क्यों हुआ लिखोगे, because of poor screening effect, produced by the electrons of radium। बस इतना काफी है। डी इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होने से न्यूक्लियस का बाहरी सेल का अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, साइज छोटा हो गया, छोटा होने के बाद लगभग अल्फीन के आसपास हो जाता है। तो ये S1 ब्लॉक में कितने एक्सेप्शन हुए, केवल एक। S1 ब्लॉक में कोई दूसरा एक्सेप्शन होता ही नहीं। अच्छी बात है, एक पॉइंट से नीचे आने का साइड बड़े नॉर्मल नियम क्या है, जिसमें सेल का नंबर ज्यादा उसका साइज ज्यादा, उल्टा है, सेल का नंबर ज्यादा साइज ज्यादा, मतलब नॉर्मल नियम यही हो गया। ये फिर हम S और T ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम D ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। अब हमने D ब्लॉक किया, D ब्लॉक में बाएं से दाएं जाना है कि ऊपर नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है। अभी बाएं से दाएं कहां है, कहां है, ऊपर से नीचे आना है, मतलब टॉप टू बॉटम आना है, ग्रुप में चल रहे हैं ना। तो रेडिएशन ऑफ एटॉमिक साइज किसमें पड़ रहा है, ग्रुप्स में। तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, 8, 9, 10, 11 और 12 कितने ग्रुप आते हैं ना। यहाँ पे आता है स्ट्रिंडियम, यहाँ आता है इथियम, यहाँ प्लैटिनम, यहाँ एक्टिनियम, यहाँ आता है टाइटेनियम, यहाँ आता है ज़िरकोनियम, यहाँ पे आता है लैटिनियम, यहाँ टूसिटोनियम, इसका नाम था रदरफोर्डियम। यहाँ पे वैलेडियम, नर्डियम, टैंटलम और एंडियम, इसका नाम ल्यूटियम है। यहाँ लिखा है क्रोमियम, ठीक है ना, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, सीमोडियम। ये एलिमेंट किसके नाम पर है, एटी सोबोड का ग्रीन सोबोड सेंटर, तो उसके नाम पे एलिमेंट है सीमोडियम। फिर हमने लिखा है यहाँ पर मैग्नीज, टेक्नेडियम, रेडियम, सीमोडियम के बाद बोरियम, नील्स बोर के नाम पर है बोरियम। इस बोर को पता होगा इसके नाम पे एलिमेंट है। यहाँ लिखा है हमने आयरन, यहाँ लिखा कोबाल्ट, यहाँ लिखा निकल, यहाँ लिखते हैं रुथेनियम, यहाँ लिखते हैं रोडियम, यहाँ लिखते हैं पैलेडियम, यहाँ लिखा जाता है ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, यहाँ है कॉपर, Ag और Au, जिंक, कैडमियम और Ht। ऐसे होता है। अब यहाँ बाकी बात हालांकि लास्ट में है इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन, बोरियम, एस्मियम, इटेरियम, एस्पेडियम, रॉन्टेनियम और इसका नाम रखा गया है कॉपर पीसीएम। एक ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, 40। अरे यार 10 सीरीज में 10 सीरीज में 10 सीरीज में 10 सीरीज में, इस सीरीज में जितने भी एक्स्ट्रा डालने में पड़ता है 21, 18 दो 39, 18 दो 37, लास्ट 32 दो 89। नंबर अभी की आती 22, 23, 30, 40, 41, 42, यहाँ 57 के बाद डायरेक्ट आता है 70 के 20 के 14 एलिमेंट गायब हो गए हैं, 72, 24 यहाँ पे 20 के एलिमेंट गायब हो जाते हैं, 104 है, 90 से 100 गायब होते हैं, उससे क्या बोलते हैं एक्टिव है, बता दो ना पहले, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट है पहली लाइन वाले, इन सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 3D में। इस सीरीज को क्या नाम देते हैं, 3D सीरीज। ये कौन सी सीरीज है, पहली। इन सभी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 4D में। इस सीरीज को नाम क्या देते हैं, 4D सीरीज, मतलब सेकंड सीरीज। इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है, तो 5D सीरीज या थर्ड सीरीज हो गई। और इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में जाता है, इसलिए बेटा इसका नाम है 6D सीरीज या
इसका मतलब डी ब्लॉक में कितनी सीरीज होती है? डी ब्लॉक में कितनी सीरीज होती है? 4 सीरीज। ठीक है ना? हमें बाएं से दाएं नहीं आना अभी हम ग्रुप में आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहा है। अगला देखो, ये तीसरा ग्रुप है, आप जरा ऊपर नीचे आए, लगातार साइड बढ़ता है। तीसरे ग्रुप में नीचे आने पर लगातार साइड, मतलब स्कैंडियम सबसे छोटा, ट्रिटियम बड़ा, लिंफोडेम और बड़ा, और एक्टिनियम और बड़ा। लगातार साइड क्या होता है? लगातार साइड। उसके बाद धब्बेबाजी, उसके बाद क्या है? टाइटेनियम से जब इसके आओगे तो साइड बड़ा होगा, इसका सिंबल का बड़ा होगा, इसका भी बड़ा होगा। ऐसे नीचे आओगे तो बड़ा होगा ना। अरे ऊपर नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, लगातार साइज क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक साइज अपने ऊपर वाले के लगभग, तुम खाली एक का याद रखते हो, एक का नहीं सबका बराबर होता है। दोनों का बड़ा गया फिर उसका बड़ा हो जाएगा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? चौथे ग्रुप से 12th ग्रुप, 4th ग्रुप से 12th ग्रुप तक क्या हुआ? दूसरी सीरीज से तीसरी सीरीज क्या होगी तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? सेम। तुम खाली एक लड़का मात्र तुमको टीचर के खाली एक लड़का नंबर होगा एक क्या जर्मेनियम का साइज एटॉमिक के कई बार एग्जाम में आगे का इंजीनियरिंग समझा चुका है आज का, लेकिन इसका भी बराबर होता है ना। विश्वास हो जाएगा साइज देख लेना है ना, किताब में तो साइज खाली एक का साइज 350 किलोमीटर है और एक का 348 है, तो लगभग बराबर ही पड़ेगा। 3 किलोमीटर अंदर तो अंदर होता है। इसका मतलब सबका साइज क्या होता है? सिल्वर और गोल्ड का साइज बराबर होता है, पैलेडियम और प्लेटिनम का बराबर होता है, रोडियम और ईडियम का बराबर होता है, और नीचे आने पर बिगड़ जाएगा। एक्सेप्शन का अंदर जब हम डी ब्लॉक में 4th ग्रुप से 12th ग्रुप तक नीचे आएंगे तो सेकंड सीरीज आने वाला सवाल है, याद रखना है। सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज, अगर सेकंड और थर्ड सीरीज नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? 4th सीरीज और 5th सीरीज, इनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो सेम हो गया उसका अगर पॉइंट दिखा देते हैं कि डाउट अगर बना सकते हैं फिर हम दिखा भी देते हैं। ये अगर यहाँ ना पाते तो कहाँ पाना पड़ता है? यहाँ ना पाते तो कहाँ पाना पड़ता मुझे? भैया एटॉमिक साइज के साथ यहाँ कर रहे हैं तो पूरी थ्योरी की बात करेंगे, डी ब्लॉक की बात करेंगे तो दोबारा बताएंगे, आएंगे नहीं याद दिलाएंगे, बताएंगे तब मैं थ्योरी में हर काफी बड़े पड़ जाएगा। दोबारा एक साथ में पढ़ो, इतना टाइम दोबारा भी वेस्ट करेंगे क्या? डी ब्लॉक जब याद कर लो हमारी डी ब्लॉक में लिखे छोड़ देंगे क्या? एटॉमिक साइज बात में डी ब्लॉक वो थ्योरी में पढ़ लीजिएगा है। इसका रीजन क्या बताता हूँ, बहुत आसान रीजन है और ये सवाल सबसे पॉपुलर सवाल है। पॉपुलर सवाल लेकिन बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं तो सबका सही हो जाता है। पॉपुलर सवाल वो होते हैं जो हम लोग से ज्यादातर बच्चे सही कर देते हैं, उससे मेरी डिसाइड नहीं होती। मेरी डिसाइड किससे होती है? अब सवाल आएगा वहां से ही आगे बढ़ रहा हूँ। पेपर में कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो सभी के चेक होते हैं, उसी टाइप का सवाल है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान का अलग अलग टाइप होते हैं, कुछ लोग ये भी किया लगातार साइज बराबर है। तो यही बात। अच्छा तुम क्या इसे देख के बनाते हो क्या? देख के बना रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें अभी तक याद नहीं होगा। ये शर्म वाली बात है, ये अच्छी बात है, शर्म वाली बात है, आपसे याद न किया। जैसे मैंने लिखना था कि दूरी डालते हैं बिना अमेरिकन देखिए तुरंत निकालते हैं, जो एलिमेंट का तुम देख लिखा इसका मतलब डबल बात है यार। रवि किसी को याद नहीं याद तो तुम डी ब्लॉक अच्छा सवाल नहीं कर पाओगे। बता रहा हूँ डी ब्लॉक का स्टैंडर्ड सवाल नहीं था, ऐसे पूछेगा पहले डी ब्लॉक के 25th एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। अगर मालूम नहीं 25th एलिमेंट कौन है तो घेरा तो भी पूछेगा ना। एटॉमिक साइज होता है सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज का एक स्टेटमेंट हो गया, ये सब याद करने को बता स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब आपसे बिना कारण तो कुछ होता नहीं है। साइंस से तो केमिस्ट्री बायोलॉजी तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, कुछ के लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ कारण लोग जानते हैं कुछ कारण लोग नहीं जानते। तो आपसे पूछेगा इसका रीजन क्या है? तो साइंस है तो साइंस में कोई रीजन भी होगा,
रीजन बहुत लोगों को नहीं मालूम होता, बहुत लोगों को मालूम होता, तो आपको मालूम करना है। कंडीशन देने जा रहे हो, बताते क्या रीजन। सुनो, इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें एक्सेप्शन नहीं है, इसमें तो साइड लगा था, इसका रीजन बताइए। इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन 4f पे नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन में कोई इलेक्ट्रॉन 4f सबसेल में विश्वास रखता है, जीरो आता है, 4f जीरो। लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर 72 पे आओगे, 4f सबसेल पूरा पूरा भरा होगा। ये भी अपने यहाँ पे एटॉमिक नंबर 72 है, ये देखिए आपने यहाँ पर क्या C0 एटॉमिक नंबर 54 होता है, 6s2 पे कितना होता है 56, 414 पे कितना होता है 70, फिर 5d2 बीच में क्या है, इसका भी एटॉमिक नंबर ये 70 से ज्यादा है, सभी ज्यादा है, 23, 24 ऐसे है। इन सब में 4s इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 414 सब में होगा, 414 लास्ट में। और अभी बताया था 4f सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होगा, और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होगा तो न्यूक्लियस का बाहरी सेल पे आकर्षण ज्यादा हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा होने के बाद अपने ऊपर वाले एलिमेंट के लगभग, यही कारण है। इस घटना को केमिस्ट्री की भाषा में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, सुना होगा ना, इसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। आगे आएंगे फिलहाल क्या हुआ, तुम कहोगे इसमें क्यों नहीं हुआ, तुम कहोगे इसमें क्यों नहीं हुआ, तीसरे वाले ग्रुप में साइड लगातार क्यों बढ़ गया, उसका रीजन है क्योंकि लेंथेनस में 4f पाया नहीं जाता है, तो 4f नहीं पाया जाएगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर नहीं होगा, इसलिए साइड बढ़ा है। लेकिन जैसे लेंथेनस के आगे बढ़ोगे सब में क्या पाया जाएगा 4f इलेक्ट्रॉन्स, और 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर, स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा साइड, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा। अरे यार इसकी रीजनिंग लिखनी पड़ेगी, रीजन ऐसा क्यों हुआ, लिख लोगे फ्रॉम 4th to 12th group, from 4th to 12th group, elements of third series, है ना, element of third series will contain 4f सबसेल या 4f इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, which produces, भाषा आपकी अपनी हो सकती है, which produces poor screening effect। तो ये poor screening effect प्रोड्यूस करते हैं as a result, जिसके बाद क्या होगा, as a result nuclear attraction increases, है ना, nuclear attraction increases, और साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एंड साइज डिक्रीज, और डिक्रीज होने के बाद किसके बराबर हो जाएगा, लगभग अपने ऊपर वाले को। इसी बात को आगे चल के हम लोग बोलेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसी बात को, इसी घटना को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मैं तो अभी ये आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा, बताइए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कितना डिटेल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक सवाल आया हुआ है, ये नहीं कह सकते क्या आएगा नहीं आएगा, जो कोर्स में उनका पढ़ना पड़ता है। काम चलाओ पढ़ने से, फिर आदमी भी काम चलाओ कर जाओ, करने पड़ेंगे, बाकी कोर्स अलग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे भूल हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये इसका रीजन हो गया। इसमें क्यों नहीं हुआ, बातें नहीं है तो क्यों हुआ था, नीचे आओगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, नीचे आओगे तो फिर से बड़ा हो जाएगा। लास्ट वाली सीरीज को याद कैसे करेंगे, लास्ट वाली सीरीज का याद करने में कोई ना बताया, तो नहीं कोई तरीका हमें ना होता है, चाहो तो अपने हिसाब से तो बना सकते थे, और लास्ट वाली सीरीज का ज्यादा काम पड़ेगा नहीं, क्यों नहीं बताया मैंने, क्योंकि ये इतने फेमस एलिमेंट है, तुम्हें ऐसे भी याद रखना चाहिए। एटॉमिक नंबर सोचिए, इसीलिए मैंने कहा था सीबोर्डियम के नाम पर, ये किसके नाम पर है, सीबोर्डियम के नाम, तो नया नाम है, क्या नाम है, कॉपर मिसियम, धातु का नाम क्या है, आदि का क्या नाम है,
ठीक है, आपको उसे रजनी करना है, आपको लोग गलत बात है। तो पेट में रखने के हिसाब से बना के आपको हमने तो बताया कुछ का बताया कि मैंने जो मेन चीज का काम कम करता है, रास्ते से ज्यादा काम नहीं करता है। खैर ये सब बातें होगी, याद कैसे करना है तुम्हारी प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर कुछ टीचर तुम्हें इतनी बातें बता देंगे फ्रेज में, हर बात में क्या बताते हैं, फ्रेज बताते हैं, तुमको फ्रेज ही नहीं याद होगा। जैसे एक चीज याद करेंगे, शॉर्ट स्टेटमेंट बता देंगे, एक चैप्टर में शॉर्ट स्टेटमेंट ऐसा याद कर लो भाई, वो सब बकवास बात, कुछ नहीं याद कर पाओगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही तुम भूल जाओगे। अगर कोई फेमस स्टेटमेंट होगा तो याद रहेगा, बार बार कहाँ से कोई याद करता है, तुम्हारा अपना तरीका, बार बार लिखो तो याद हो जाएगा। खैर लिखिए तो याद हो जाएगा। तुमने कहा तो तुम फ्रेज बना देंगे, गाना वाना और तो गाना वाना बना देंगे, याद तो देखो। ये सब बातें हो गई। अब हम जाएंगे पीरियड में, बाएं से दाएं। अब आपकी हेडिंग क्या रहेगी, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड, मतलब बाएं से दाएं जाएगी। अच्छा ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, वैसे हो, ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है जनरली, क्यों? सेल का नंबर बढ़ता है। टी ब्लॉक में क्या एक्सेप्शन था, गैलियम अल्यूमिनियम का साइज लगभग बराबर हो गया था। एक्सेप्शन था डी ब्लॉक में, एक्सेप्शन था इस सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज के एलिमेंट का एटॉमिक साइज लगभग सेम हो गया था, क्योंकि थर्ड सीरीज में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनका स्पिनिंग इफेक्ट बस इतना याद करना था। अब इसमें आ जाओ, पीरियड को मतलब कहां जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। हमें लगा ये लिथियम सेकंड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब नियान नहीं ले रहे क्योंकि नियान का रेडियस वंडर वॉल रेडियस होगा, नियान का इनर गैस है ना, हम नियान नहीं ले रहे, नियान का रेडियस वंडर वॉल रेडियस, उसको नहीं बात करेंगे, बात करना होगा लेकिन क्योंकि इन सबका रेडियस कौन सा होगा, एटॉमिक, और नियान का रेडियस कौन होगा, इनर गैस वंडर वॉल, तो उसको सही करते करेंगे। वंडर वॉल रेडियस में से क्या होता है, ज्यादा ही होता है, उसको नहीं देंगे, खाली यहां से यहां लेंगे। अब मुझे बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा, 10। न्यूक्लियस में चार्ज किस वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। पत्ती लिखा तो क्या लोग जुड़ा कर दिया, 10 मतलब किसका चार्ज, एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन भी 3 होते हैं वैसे, 2 1, यहां लिख दिया हमने +4 2 2। ऊपर क्या लिखा होगा, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन के नंबर, यहां क्या लिख दिया +5 2 3, यहाँ क्या लिख दिया +6 2 4, यहाँ +7 2 5, यहाँ +8 2 6, यहाँ +9 2 7। नीचे इलेक्ट्रॉन लिखे, ऊपर क्या लिखे, प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। अच्छी भाषा में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो नीचे जब आ गए थे तो सेल का नंबर लगा था, इसमें बाएं से दाएं जाने पर सेल्स का नंबर क्या है, इसमें कितनी सेल, इसमें भी, सब में कितनी सेल्स हैं, 2 सेल हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर सभी में 2 सेल है। इसका मतलब पीरियड में जाने पर लेफ्ट टू राइट सेल का नंबर क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन, एक करके लगातार, यहाँ पर 3 प्रोटॉन 2 ही सेल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने से सेल का नंबर थोड़ी बढ़ जाए। यहाँ पर 4 प्रोटॉन 2 ही सेल को खींच रहे हैं, यहाँ पर 9 प्रोटॉन 2 ही सेल को खींच रहे हैं। अंदर की तरफ ताकत बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब सेल का नंबर भी सेम है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रोटॉन का अंदर की तरफ खिंचाव, अट्रैक्शन, और आपका साइज अपने आप छोटा होता जाएगा, साइज लगातार कम होता जाएगा। साइज क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे सेल अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, खींच रही है। क्यों, क्योंकि सेल का नंबर क्या है, अगर 2 एटम में सेल अलग अलग आए, जिसमें सेल ज्यादा होगा, जिसमें सेल कम हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, अगर सेल का नंबर सेम आ जाए क्या दिक्कत होगा, प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा उसका साइज होगा। बाएं से दाएं आने पर सेल का नंबर कांस्टेंट रहता है,
क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो अंदर की तरफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का बढ़ता जाएगा, अंदर की तरफ जो फोर्स लगा रहा बढ़ता जाएगा, सेल छोटी होती जाएगी, थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा, कोई क्वेश्चन जरूर हो जाएगी, कोई क्वेश्चन तुम्हारा अनसॉल्व नहीं बचेगा। बस ये कि थोड़ी हिम्मत करके मुझसे पढ़ना चाहिए। तुम क्या करते हो? काम चलाओ वाला पढ़ते हो, काम चलाओ से सिलेक्शन नहीं होता है। कितनी बार बताऊं, जो हकीकत है एक एक पॉइंट को क्लास में डिस्कस करना पड़ता है, तुमको भी आना चाहिए। बीच में कोई क्वेश्चन दे देगा, अरे ये कब पढ़ा दिया आपने, ऐसा जो आपने लिखा वही कैसे दे देंगे, लेकिन जो लिखा रखा है ठीक है, तो बहुत लगेगा उल्टा उल्टा फॉर्म बनाते हैं, उल्टा उल्टा वाला ये तो दिमाग लगा रहे हैं ना, ऐसा दो कितना आसान है, सिंपल कंसेप्ट है। तो सेल का नंबर बराबर तो कौन छोड़ा, ये तो पढ़ना जा रहा है। मैं यहाँ एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं याद करने के लिए है, ये बढ़िया एग्जाम में इतनी नहीं याद करने के लिए, number of cells are same, है ना? Number of cells are same. Then smaller will be that. Smaller will be that. Which has more number of proton बस। अगर सेल का नंबर बराबर तो छोटा कौन, इसमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है। अगर सेल का नंबर बराबर तो छोटा कौन, तो बार-बार करके आप तो छूटे जाते हैं, आप तो रास्ते में जाते हैं हमारा, सेल का नंबर बराबर आएगा तो छोटा कौन होगा, ये स्टेटमेंट भूल जाते हो, खाना कभी नहीं भूलते, चाय पीना कभी नहीं भूलते, सुबह टॉयलेट जाना कभी नहीं भूलते, ये सवाल भूल जाते हो, अजीब बात बनेगा, क्योंकि इसको सीरियसली नहीं लेते, सीरियसली लोगे तो नहीं भूलोगे। समझ आ रहा? मान लिया आपने बच्चों का सवाल पूछा है कैल्शियम और पोटेशियम है, पूछेगा कौन बड़ा कौन छोटा है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पोटेशियम में 19 इसका होता है 20, कौन बड़ा कौन छोटा, पोटेशियम बड़ा कैल्शियम छोटा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन बनाओ, 2881 आएगा और इसका सेक्शन में आवाज बनाएंगे 2882 आएगा। 19 का मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 19, 20 का मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 20। मुझे अपना बता दो, सेल का नंबर क्या है, 4, सेल का नंबर क्या है, 4, सेल का नंबर बराबर तो छोटा कौन, किसका प्रोटॉन ज्यादा, छोटा होगा तो कैसे हो गया, क्या होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। कैल्शियम पोटेशियम बड़ा हुआ है क्योंकि उसमें प्रोटॉन कम है और उसमें प्रोटॉन क्या है, अगर दोनों में सेल का नंबर अलग अलग होता, सेल का नंबर अलग अलग होता, ये सेल ज्यादा होता बड़ा होगा, बराबर होगा तो डाउट आएगा तुम्हें, सेल का नंबर बराबर आने में डाउट होगा, क्या है, बहुत आसान बात थी। अब लेकिन डी ब्लॉक के लिए इस सब इसको किस ब्लॉक है, ये क्या है, डी ब्लॉक की मदद बात की, ये सब इस और डी ब्लॉक के लिए है ना, जो वेस्ट ब्लॉक है वो वहां से मात्र डी ब्लॉक के, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब राइट जाओगे तो लंबी साइड में इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एस और टी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन, हां इनर गैस में होता है क्योंकि उनका रेडियस वंडरवाल रेडियस होता है एकदम से साइड का, तो उसके बारे में बात करना होगा, तो करेंगे एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, ठीक है। क्या स्टेटमेंट हुआ तुम्हारे लिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइड इसमें एस और टी ब्लॉक, यस, और हमने आपसे एक स्टेटमेंट हो गया पूरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज लगातार घटता है, गलत, पूरी पीरियोडिक टेबल में एस और टी ब्लॉक आगे से दाएं जाने पर घटेगा, ठीक, डी ब्लॉक अलग हो जाएंगे ना, जैसे हमने डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आए तो अलग बताया था, अभी जब बाहर से दाएं जाएंगे तो वो भी अलग बताएंगे, ये किसकी बात कर रहे हैं, यस और टी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, लगातार साइड होता है, घटता है, दाएं क्यों घट रहा है समझ गए, क्यों घट रहा है समझ गए, तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल्स क्या है, सेम है और न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ रहा है, इसलिए साइज घट रहा है, ठीक है। चलो अब हम जरा आयनिक साइज की बात करेंगे, आयनिक साइज के बारे में बात करेंगे। आयनिक साइज में पहले क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयनिक लेंगे, क्या आयनिक साइज में पहले हम क्या लेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस लेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर बराबर होगा, जैसे मान लो हमने ले लिया Na+,
हमने यहाँ ले लिया Mg++, हमने यहाँ पे ले लिया सपोज कर लो अल्युमिनियम +3, हमने ले लिया सिलिकॉन +4, फास्फोरस +5, सल्फर +6, क्लोरीन +7, आर्गन नहीं लेंगे, आर्गन की ब्लड टेस्ट। सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं मालूम है? 10। इन सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है। क्या आप प्रोटॉन का नंबर भी चेंज कर डालोगे क्या? इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, जोड़ सकते हो, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज है। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11। अबे एटॉमिक नंबर यार 12, अपने आप 13 होंगे, +13, यहाँ +14, यहाँ +15। ये ऊपर का लिखा है न्यूक्लियर चार्ज +16, ये जो ऊपर दिख रहा है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है, मालूम है नहीं? अगर सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री क्या होगा? 2a, इसका भी क्या होगा? 2a, इसका भी क्या होगा? 2a, इसका भी, सभी के 2a होगा। संदर्भ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16। कितने निकालिए? 10 तो बचेंगे। CH भी कितने होते हैं? 7 निकालिए, कितने बचे? सब में सेल का नंबर क्या है? 6। सेल का नंबर लगातार सेम बना हुआ है तो क्या देखोगे? अगर सेल का नंबर सेम बना है तो क्या देखोगे? किसमें प्रोटॉन ज्यादा उसका साइड, किसमें प्रोटॉन ज्यादा, किसमें प्रोटॉन ज्यादा? सेल का नंबर क्या मामला प्रिंट हुआ? प्रिंट हुआ। सेल का नंबर सेम है तो प्रोटॉन जिसमें ज्यादा उसका साइड छोटा, इसका मतलब बड़ा, ये और छोटा, 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 ऐसे आईडी साइज का है। कई भाइयों को ये पसंद नहीं आता तरीका, तो तुम्हारी पसंद और नापसंद के हिसाब से काम ठीक है ना? तुम्हारे पसंद और नापसंद के हिसाब अब तक तुमसे कोई प्रश्न पूछ नहीं रहा, मैंने तो तुमसे कुछ घना बताया क्या? हाँ कभी बार मैं जाता हूँ तो बैठो देख के तुमसे आगे बना दो, वरना तुम्हारे कोई तो काफी तुमसे कुछ पूछा जाता है। इसका मतलब पसंद है तुमसे ही पूछी जा रही, तो हम थोड़ी बता रहे हैं कि तुमको पसंद नहीं पसंद, हमने बता दिया। सब में सेल कितने? 2 यार, सेल का नंबर सेम तो प्रोटॉन ज्यादा तो साइड और प्रोटॉन में ज्यादा बड़ा साइड छोटा होगा। जिन लोगों को पसंद नहीं उनके लिए दूसरा तरीका है, आप Z और E का रेशियो निकाल लो। Z का मतलब एटॉमिक नंबर है, Z का मतलब और E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। देखते निकाल दिया, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इलेक्ट्रॉन कितने? 10। इसमें एटॉमिक नंबर 12। इलेक्ट्रॉन कितने? 10। एटॉमिक नंबर 13। इलेक्ट्रॉन कितने? 10। इलेक्ट्रॉन तो सब में 10 ही है ना। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, 10, 15, 10, 16, 10 और यहाँ 17 और 10। ये कितना आया? 1.7 ये आया, 1.6 ये, 1.5 ये, 1.4 ये, 1.3 ये, 1.2 ये, 1.1। आंसर ये है कि जिसका Z बाई E कम होगा उसका साइज बड़ा होगा। Z बाई, देखिए ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब आइसो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर तो तुम क्या निकाल लो भाई, तो कोई तरीका पसंद नहीं आ रहा, हालांकि तरीका ये आसान है। सेल के नंबर सबके सेम है और प्रोटॉन नंबर लगातार बढ़ा तो भाई जब आप घटेगा तुमने कहा नहीं पसंद मुझे नहीं तो वो निकाल। Z बाई E एटॉमिक साइज क्या है? जिसका Z बाई E का उसका साइज ज्यादा, जिसका Z बाई E ज्यादा उसका साइज, इनमें से सबसे कम Z बाई E किसका है? ये प्लस, तभी इसका साइज सबसे बड़ा। सबसे ज्यादा Z बाई E किसका है? ये प्लस उसका साइज अपने आप Z बाई E ज्यादा छोटा होता है। कभी कभार Z बाई E से आंसर आ रहा है तो आपको इसी वाली Z बाई E से सिखाया गया, लेकिन सही तरीका यही है वैसे, ठीक है ना? लेकिन Z बाई E वाला कंसेप्ट तभी लगाएगा जब सिस्टम कैसा हो, ऐसा लगता है मॉलिक्यूल कैसे हो, कैसे हो, ठीक है? तो नोट कर लीजिएगा, Z बाई E ज्यादा एटॉमिक साइज कम, ठीक? अब जरा एक क्वेश्चन कंक्लूड देते बच्चों वाला, एक क्वेश्चन कंक्लूड देते बच्चों वाला। उसने कहा ये लिखा सल्फर माइनस, ये लिखा फास्फोरस -3, ये लिखा Cl माइनस, उसने क्या दिया? ये लिखा हुआ Na प्लस, ये लिख दिया उसने Mg+2 और ये लिख दिया उसने एल्युमिनियम +3। कुछ पॉजिटिव आयन दे दिए, कुछ सारे नेगेटिव कर देते हैं। तुम्हारी सुविधा के लिए
O माइनस माइनस n माइनस 3 और हमने कर दिया f माइनस, सारे नेगेटिव और नेगेटिव करने का तो कुछ भी कर सकता भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समस्या कभी होती नहीं है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर तो आर्गुमेंट नहीं आएगा। इस माइनस 2 t माइनस 3 उसने कहा सबका एटॉमिक साइज निकालो। पहले वो बताओ सल्फर माइनस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 और आगे ना, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 17, इसमें प्रोटॉन 15 होगा ना। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 के 2 और आगे 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, और इसका प्लस 9 होता है, न्यूक्लियर चार्ज, इसका प्लस 7, इसका क्या होता है? अच्छा बताओ, अगर 18 है तो 2 8 8 होगा, इसमें भी 2 8 8, इसमें भी 2 8 8, इसमें 2 8, इसमें 2 8 और इसमें भी। अब 3 एलिमेंट ऐसे हैं, 3 आयन ऐसे हैं जिसमें 2 सेल हैं और 3 ऐसे जिनमें 3 सेल हैं। कौन बड़े होंगे कौन छोटे होंगे? 2 सेल वाले छोटे होंगे और 3 सेल वाले बड़े होंगे। तो पहले इनके बारे में बात कर लो। इन 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 तीनों में क्या है? अरे इन तीनों में 2 सेल हैं, इसका मतलब सेल का नंबर बराबर है, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे वो छोटा होगा। ये Z निकाल लो। अब इन तीनों को निकाल सकते हो ना, इनसे नहीं निकालना है, इनका निकाल रहा हूँ। इसका Z कितना है? निकाल कितना है? 10 नंबर 8 इसका 7/10, इसका 9/10, इसका 0.8 आया, इसका 0.7 आया, इसका 0.9 आया। अरे नहीं यार, आगे मुझे बताओ किसका Z सबसे ज्यादा है? 0.9। इसका मतलब ये क्या है? सबसे छोटा, उससे बड़ा 0.8 वाला मतलब वो माइनस वाला, उससे बड़ा n-3 क्यों? 0.7 है, ठीक है। और जो हमने बताया उससे भी सही है। अभी इसमें सेल का नंबर 2 तो उसमें प्रोटॉन क्या है? 9। सेल का नंबर सेम तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा हो छोटा तो छोटा प्रोटीन तो हुआ, ऐसे भी सही है। ये तो सबसे छोटे, अब ये तीनों तो इनसे बड़े होंगे ना, ये तीनों तो इनसे बड़े होंगे, तो इंक्लूड Z निकालो, ना निकालो तो डायरेक्ट देख लो। सब में 3 सेल, इसमें प्रोटॉन ज्यादा उसका साइज, इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा? Cl माइनस, क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17। उससे बड़ा S माइनस के प्रोटॉन कितने हैं? 17। उससे बड़ा Z निकाल तभी आ जाता है। Z निकालो, सबसे कम Z इसका आएगा -3 का, साइज का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, जो डरा बड़ा, ये डरना थोड़ी यार, डरकर तो अपने जीते रहोगे। आप कॉन्सेप्ट को अपने आप सवाल आता है, थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, और ना और रट्टे बाजी को मिल लेके आप यहाँ नहीं पढ़ सकते, यहाँ रटवाने वाला कोई साथ नहीं। जो बात रीजन है रीजन जरूर आएगा, आदमी को इसके लिए बुद्धि हो। फिलहाल तो बड़ा आसान सवाल क्या होगा, धीरे धीरे अच्छी करते जाएंगे हम लोग, एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं वो भी लेते जाएंगे। अभी जो नॉर्मल बात है वो सीखो, जो नॉर्मल बातें वो सीख लीजिए आप, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब तो तुमसे पूछ ही सकते हैं ना। हमने आपसे कहा आपके पास ये है कैल्शियम, ये पोटेशियम, ये सोडियम, ये हम बहुत बड़े साइज के एलिमेंट नहीं ले रहे, उसके वजह से आता नहीं है। फास्फोरस हमने बोल दिया, सल्फर ये लिखा बोरान, ये लिखा नाइट्रोजन, ये लिखा क्लोरीन। उसने कहा इन सभी एलिमेंट को एटॉमिक साइज के ऑर्डर में लगाना है, इन सभी एलिमेंट को एटॉमिक साइज के, सबका एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए। +20 मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 20। 20 का मतलब 282 बनेगा। प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन 19 होंगे। अरे तो न्यूट्रल आइटम है ना, न्यूट्रल आइटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं ना, +11। इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे? 281 +15 285 +16 +286। बोरान के एटॉमिक नंबर 5 होता है, 23। नाइट्रोजन का +7 25, क्लोरीन का +9 27। यहाँ Z बाई कब तक
जेड बाई लगाने पर कई बार आंसर नहीं आता, वो आइसो खाली बनेगा ना, आइसो खाली बनेगा ना। यहाँ देखो सेल इसमें ज्यादा, अबे इन दोनों में 4 सेल है, इसमें 3 सेल, अब इन तीनों में 2 सेल है, तो तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कौन होंगे, इसमें 4 सेल है, सबसे बड़े वाले बात करो, इनमें कौन छोटा होगा, क्योंकि इसमें 4 सेल 19 प्रोटॉन, 4 सेल 20 प्रोटॉन, सेल का नंबर बराबर तो छोटा कौन, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इसको पोटेशियम बड़ा है, कैल्शियम छोटा है। अब इन तीनों में आ जाओ, तो 4 सेल वाले से तो 3 से बड़े छोटे होंगे ना, इसमें प्रोटॉन ज्यादा, किसमें सबसे छोटा, उससे बड़ा उससे बड़ा सोडियम। अब उधर आ जाओ, सब में 2 सेल है कि नहीं है, बताओ 2 3 4 5 2 7, 2 सेल है, सेल का नंबर बराबर तो प्रोटॉन जिसमें ज्यादा वो छोटा, प्रोटॉन ज्यादा किसमें, तो ये सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा हो गया बोरान। सही आंसर, यही आंसर है। और क्या तुम कहोगे इतना सवाल क्यों करा, अभी सवाल कहाँ करा, अभी कराएंगे आगे, अरे तो बच्चों की बातें देखें। अगर आप एटॉमिक साइज न निकाल पाए तो आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल के सवाल नहीं कर पाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सवाल नहीं कर पाओगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सवाल नहीं कर पाओगे, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हम किसके ज्यादा जोर दे रहे हैं, एटॉमिक साइज, इसलिए हम एटॉमिक साइज पे काफी जोर दे रहे हैं। ये बात तो ठीक है, अभी बात बहुत सारी बाकी है, अभी फिलहाल ये तो एटॉमिक साइज पर बात हो गई। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज लगातार घटता है, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं बताया मैंने, एस और पी ब्लॉक में इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, एस और पी ब्लॉक में इसका एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है। कभी कभार अजीब टाइप का सवाल आता है, कई बार तो ऐसे भी सवाल मुझे पूछने आते हैं, वो गुस्सा आती है, ऐसा लिखा तो लिखेगा n-3, यहाँ लिखेगा O-3, O-2, कहेगा which one is correct order of, which one is correct order of size, नहीं size, ऑप्शन ऐसे बना देगा, देखना तो कितना पता तो काम करते हो, मैं आज फिर से बना रहा हूँ, उसमें कहा 45 किलोमीटर, उसने बोल दिया यहाँ पर 50 किलोमीटर, उसने बोल दिया यहाँ पर डी ऑप्शन दे दिया 50 किलोमीटर, ये दे दिया 50 किलोमीटर, यहाँ सी ऑप्शन दे दिया आपको 60 किलोमीटर, यहाँ आपको दे दिया 55 किलोमीटर, है ना। तीसरा ऑप्शन दे दिया तुमको 55 किलोमीटर, यहाँ दे दिया तुमको यहाँ पर 65 किलोमीटर। तो ऐसा भी सवाल लेके आते हो कि कहोगे सर ये क्या रेडियस याद करना है क्या, इसी को कॉमन सेंस कहते हैं, ऐसा तो नहीं बताना। सुनो, तुम पहले इनके बारे में तो सोचो, पहले ऑप्शन निकाल, पहले अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि ऑप्शन देखना, तो ऑप्शन की बात देखोगे ना यार। तुम ये नाइट्रोजन -3 में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कर सकता, इसमें भी 2 सेल, इसमें भी, इसमें प्रोटॉन 8, इसमें प्रोटॉन 7, इसका मतलब जिसमें प्रोटॉन कम वो बड़ा, इसका मतलब n-3 क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होने का मतलब n-3 के रेडियस ऑक्सीजन से ज्यादा ही होनी चाहिए, रेडियस कितनी है इससे तो मतलब है क्या, ये देखो 48 और 50 ज्यादा किसकी होनी चाहिए, पहले वाली गलत नहीं लिखा है ना, इसको क्यों लिखा जाएगा, इसका मतलब गलत है ना, ये दोनों बराबर हो जाएगा, हम सिर्फ बात है 7 और 55 ज्यादा किसकी दी है, नाइट्रोजन की, n-3 की, और कम किसकी दी ऑक्साइड की, तो -5 की। सही गलत, हमारे साथ यही आ रहा है। तुम कहोगे कि याद क्यों करोगे, ज्यादा और कम देखोगे कि वैल्यू देखोगे, ये लिखा कम, ये लिखा ज्यादा, तो क्या हो सकता है, ध्यान से सवाल ऐसा भी सवाल आता है ना। इसलिए अगर आपको 2 आयत दे दे तो आप ये मत देखा करो, क्या देखा करो, अपने हिसाब से साइज, जिसका ज्यादा इसका कम, तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका आंसर पहले होगा, जिसका कम उसका आंसर